ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। ठीक है। अच्छा, कल भी मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, है ना? SSH, FTP, SMTP, HTTP, ये कौन से वाईफाई मॉडल की कौन सी लेयर पे आते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। और अभी जो हम TCP UDP के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं। ठीक है, तो वो तो एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल आपको मिलते ही जाएंगे, उनकी तो मतलब अनलिमिटेड लिस्ट है। ठीक है, तो उसमें अपन कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताए थे। अब जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, अगर कोई भी आपको पूछता है कि नेटवर्किंग में कितने प्रोटोकॉल होते हैं, तो दो प्रोटोकॉल होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रोटोकॉल है वो है TCP, एंड जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो है UDP। ठीक है, ये दोनों लाई करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की लेयर होती है? अच्छा, ठीक है। और इसके पहले कौन सी लेयर आती है? और इसके बाद? ठीक है, ठीक है, ओके। तो TCP और UDP, अब ये हमारे दो प्रोटोकॉल हो गए। अब ये जो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आपने सुना होगा, लाइक कुछ मूवी सीरीज में प्रोटोकॉल तोड़ दिया। प्रोटोकॉल तोड़ने का मतलब क्या हुआ? मिलिट्री में बहुत यूज करते हैं इस टर्म को। तो प्रोटोकॉल तोड़ने का मतलब ये है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स, उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, इसका मतलब भी ये हुआ कि सेट ऑफ रूल्स। तो ये क्या बता रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में होता क्या है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइस ए से डिवाइस बी तक डेटा जा रहा है, वो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, है ना? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बना के रखे हैं कि TCP प्रोटोकॉल का यूज करोगे तो TCP के कुछ रूल्स डिफाइन है, UDP प्रोटोकॉल का यूज करोगे तो UDP के कुछ रूल्स डिफाइन है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर हमें यहाँ से एक लोकेशन पे जाना है तो दो रास्ते हैं, एक तो अपन रोड का ले सकते हैं, दूसरा अपन रेलवे का ले सकते हैं। तो एक को आप रोड समझ लो, एक को आप रेलवे समझ लो। दोनों के काम करने के तरीके अलग रहेंगे, दोनों के अपने फायदे भी होंगे, अपने नुकसान भी होंगे। जैसे बस में होता है, ट्रेन में होते हैं, फायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना चालू करें, पहले आप इनके फुल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो TCP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो UDP होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर चीजें क्या होती है, कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर पहले प्रॉपर्टीज के पहले अपन एक काम करते हैं। ठीक है, अपन ये देखते हैं कि जब डेटा जाएगा, ठीक है, TCP के थ्रू, तो मतलब उसके रूल्स क्या है, किस तरीके से वो काम करेगा, देन समझेंगे। UDP से जब डेटा जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। तो TCP में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में डेटा जाएगा, तो डेटा जाने के पहले क्या होगा? पहली स्टेप आती है कि कनेक्शन इनिशिएट होता है। ठीक है, कनेक्शन इनिशिएट होता है, यानी कि कनेक्शन बनता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो भी डेटा आपको ट्रांसफर करना रहेगा वो डेटा ट्रांसफर होगा, एंड देन लास्ट में क्या होगा? कनेक्शन क्लोज। आ जाइए। ठीक है, तो तीन पार्ट में चीजें यहां पे हो रही है। कनेक्शन इनिशिएट हुआ, दोनों के बीच में कनेक्शन बना, डेटा ट्रांसफर होगा, जो भी होगा, एक बार डेटा ट्रांसफर हो गया तो कनेक्शन को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब कनेक्शन बनेगा कैसे? तो कनेक्शन यहां पे बनेगा बेसिकली 3 वे TCP हैंडशेक के जरिए। 3 वे TCP हैंडशेक के जरिए। ठीक है, तो होता क्या है, जो क्लाइंट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए ये दोनों को आपस में कनेक्ट होना है वाया TCP प्रोटोकॉल, डेटा भेजना है, कनेक्ट होकर डेटा भेजना है। तो कनेक्ट कैसे होगा? तो कनेक्ट करने के लिए बेसिकली एक हैंडशेक होगा जो 3 वे रहेगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 वे का हैंडशेक, हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना। तो यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए क्लाइंट पहले दोनों में से किसी ना किसी को तो पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, है ना? अगर आपको आपके दोस्तों से बात करने, दोनों में से कोई ना कोई तो कॉल लगाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों बैठे रहेंगे और ऑटोमेटिक कॉल लग जाए। तो यहां से मान लेते हैं कि क्लाइंट जो है, इसने क्या किया? इसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो ये पहली रिक्वेस्ट भेजे, सॉरी, डिस्कनेक्ट।
ये वाले पे और फिर क्या? हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? मैम इंद्रपुरी। जी जी, बेस्ट था ना मैम 6 से। एक्चुअली मैम क्या है, वो डेमो क्लास में ले रहा था और उसके बाद बस मेरे पास 10 मिनट थे, तो यहाँ पे बैच लेना था, मैं तुरंत आ गया। जी जी। हाँ, यही चीज़ को तो मैम इसी चीज़ को तो मैम बोला कि नहीं नहीं, मैंने उनको ये बोला कि बेस्ट टाइमिंग के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। लाइक अगर 11 बजे हो रहा है तो 11 बजे तो आना ही पड़ेगा ना, है ना? तो वो चीज़ के हिसाब से मैंने, जी जी, तो मैम हाँ मैम, नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है मैम, मैंने भी वही चीज़ कम्युनिकेट करी। लेकिन वो मुझे बोल रहे थे, यस मैम 8 की तो मैम बात हुई थी, मैम 8 की तो बात हुई थी। मैम नहीं वो तो ठीक है मैम, लेकिन 8 की बात हुई थी तभी मैंने बोला ना, नहीं तो मैं क्यों ही बोलता। ठीक है मैम, आप एक बार चेक, नहीं मैम वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात हुई थी मैम इसलिए मैंने बोली। नहीं मैम देखिए, उस चीज़ के लिए कोई इशू ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैम उसके लिए कोई भी इशू नहीं है, बस वो हावर्स को लेके था, क्योंकि अ, जी मैम मैम क्योंकि 6-7 चीज़ें हो चुकी है अभी, तो मैं अब बैच में हूँ तो मैं बोल नहीं सकता। जी जी। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली क्या हुआ, मुझसे मीटिंग हुई तो मैंने यही चीज़ कम्युनिकेट करी, उन्होंने मुझे बोला 9, तो मैंने बोला बात तो 8 के लिए हुई थी। तो चलिए, उसके लिए भी कोई सच नहीं है, फिर मैंने बोला कि मैं आप ही से बात करूँगा। मैम आई विल कनेक्ट आफ्टर क्लास, कैन वी? श्योर श्योर श्योर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, सी बड़ा है @123 इसका तो नेटवर्क यहाँ पे रेंज कम आ रही है। ठीक है। ओके, तो होता क्या है कि जब कनेक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा, यानी किसी कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो 3 स्टेप में कनेक्शन बनेगा। ऐसा नहीं कि हमने रिक्वेस्ट भेज दी, सामने एक्सेप्ट हो गई, कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो 3 तरीके से मतलब 3 वे में होगा ये हैंडशेक। यहाँ पर होगा पहला, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ठीक है, ये चीज़ें निपट गई, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले में हो रहा है कनेक्शन एस्टैब्लिश या कनेक्शन इनिशिएट करेंगे हम, कनेक्शन बनाएंगे। देन होगा डेटा ट्रांसफर, जो भी हमें डेटा भेजना है वो भेजा जाएगा। एक बार डेटा ट्रांसफर हो गया तो कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब कनेक्शन बनेगा तो ये बेसिकली होगा 3 वे हैंडशेक से। ठीक है, 3 वे हैंडशेक से होगा। तो ये 3 वे हैंडशेक किस तरीके से होगा कि क्लाइंट बोलेगा, मान लेते हैं क्लाइंट ने पहले रिक्वेस्ट भेजी, तो बोलेगा कि मुझे आपसे कनेक्ट करना है। देन ये बोलेगा कि ठीक है हम कनेक्ट करते हैं, एंड देन फिर ये बोलेगा
ठीक है, लेट्स स्टार्ट है। तो ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, अभी ये 3 वे हैंडशेक को मैं और डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स जैसे कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। यहाँ तक डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ पैकेट भेजे जा रहे हैं जिसके जरिए वो बात कर रहे हैं कि क्या आप इस पोर्ट पे बात कर सकते हो, क्योंकि बात होगी तो किसी न किसी पोर्ट पे होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने बोला कि आप पोर्ट नंबर 21 पे बात करना चाहते हो, सामने वाला पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल ही नहीं है, उसका पोर्ट ही बंद है, तो क्या बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आप किसी ओपन पोर्ट का, मान लीजिए आपने बोला कि चलो पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्ट करते हैं, वो अवेलेबल है, तो क्या बोलेगा मैं पोर्ट नंबर 22 पे अवेलेबल हूँ, तो वो आपको रिप्लाई दे देगा, तो ये नंबर 2 में रिप्लाई आ जाएगा। अब कंफर्म आ गया कि ये पोर्ट नंबर 22 पे अवेलेबल है, तो ये फिर फाइनल कॉल देगा कि हाँ चलो लेट्स कनेक्ट, और कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वे हैंडशेक के जरिए कनेक्ट किया जाता है। अभी इस पे वापस आएंगे, फिर आपको जो भी डेटा ट्रांसफर है वो डेटा ट्रांसफर करेंगे, एंड देन लास्टली फिर यहाँ पर एक और हैंडशेक होगा। यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि चलो डेटा ट्रांसफर हो गया, अब कनेक्शन को एक बार में तोड़ दिया जाए। यहाँ पर भी हैंडशेक होगा, और हैंडशेक के जरिए आपका जो डेटा है, जो कनेक्शन है सॉरी, वो क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है टीसीपी के अंदर। यूडीपी में पूरा सीन अलग है, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर कोई इस तरीके का कोई कनेक्शन इनिशिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बस पैकेट फेंक दे रहा है इसके पास कि ये लो पकड़ो। ठीक है, ये भी रिप्लाई में दे रहा है। ठीक है, कि ये रहा इसका रिप्लाई, इसके पास पहला पैकेट आया, इसने पहले का रिप्लाई दे दिया। मान लो पहला दूसरा तीसरा फेंका, दूसरा वाला पहुंचा ही नहीं, तीसरा वाला पहुंच गया, तीसरे का रिप्लाई दे देगा, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा दूसरा वाला पहुंचा नहीं पहुंचा। इसलिए हम यूडीपी को एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो यूडीपी होता है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन एक चैनल नहीं बनता, एक टनल नहीं बनती है। टीसीपी में बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होता, ये एक रिलायबल कनेक्शन होता है, स्टेबल कनेक्शन होता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि डेटा लॉस कम से कम हो, पैकेट लॉस कम से कम हो, तो मैं टीसीपी को यूज करूंगा। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि पैकेट लॉस हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना काम जल्दी से करवाना है, देन आई विल गो विथ यूडीपी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है। अब अपन एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से अपन पहले टीसीपी के 3 वे हैंडशेक समझते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ हैंडशेक वाला रूल है ही नहीं यूडीपी में, देन फिर हम टीसीपी और यूडीपी को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नोट्स आराम से बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 3 वे टीसीपी हैंडशेक। ठीक है, 3 वे टीसीपी हैंडशेक। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये दो डिवाइस है, ये डिवाइस ए है एंड ये डिवाइस बी है। ठीक है, अब पहले तो कनेक्शन इनिशिएट, ये सिर्फ हम इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर ए जो रहेगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ए रिक्वेस्ट भेजेगा बी की तरफ, और जब ये बोल रहा है कि मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू कनेक्ट, ऐसा बोल रहा है ये, आई वॉन्ट टू कनेक्ट, मुझे कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करना है तो किसी न किसी पोर्ट पे करना पड़ेगा, तो ये बोल रहा है कि चलो एक काम करते हैं, पोर्ट नंबर 21 पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ये ऐसा बोल के नहीं बताएगा। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए क्या करेगा, पैकेट के ऊपर एक फ्लैग लगाएगा। फ्लैग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं पे कुछ चीज़ों को पार्सल वगैरह डिलीवरी आपने कराई होगी, तो उसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सुपर फास्ट डिलीवरी, तो वो एक स्टैंप लगा देते हैं। ठीक है, वो टैग है। ठीक है, उस टैग से पता चल रहा है कि ये जो पैकेट है इसका काम क्या है। ठीक है, कि सुपर फास्ट में जाएगा, स्लो में जाएगा। उसी तरीके से हमारे जो भी पैकेट डेटा के पैकेट से जा रहे हैं, यहाँ से एक पैकेट जाएगा इधर की तरफ, तो उस पैकेट के ऊपर भी एक फ्लैग लगेगा या फिर एक टैग लगेगा, हम उसको फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, फ्लैग बोलते हैं, टैग बोलना सही नहीं होगा क्योंकि फ्लैग टेक्निकल लैंग्वेज है। तो वो जो फ्लैग है जिसको हम यूज करेंगे, ये ऐसा नहीं बोलेगा कि आई वांट टू कनेक्ट पोर्ट 21, ये बोलना ये चाहेगा, लेकिन इस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूं किसी पोर्ट पे, ये बोलेगा सिन 21। इसका मतलब ये है कि इसने एक पैकेट भेजा, और पैकेट पे कौन सा फ्लैग लगा के भेजा, सिन, और आगे में लिखा है पोर्ट नंबर जिस पोर्ट पे कनेक्ट करना चाहता है। अब देखो सामने वाला अगर बी का पोर्ट नंबर 21 ओपन रहेगा, तो वो 21 पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो बेसिकली उसका रिप्लाई करेगा। अगर वो पोर्ट बंद रहेगा तो सामने से रिप्लाई ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन कि जो पोर्ट नंबर 21 है बी उस पर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि चलो बात कर लेते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, तो ये इसको रिप्लाई देगा। और इस चीज को रिप्लाई देने के लिए ये बोलेगा यस आई एम अवेलेबल। ठीक है, आई एम अवेलेबल, इस पोर्ट नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। इस चीज को करने के लिए क्या करेगा, ये बेसिकली एक फ्लैग भेजेगा सिन का, है ना, और प्लस एक फ्लैग भेजेगा एक्नॉलेजमेंट का।
ठीक है, ये भेजेगा। अब जब इसके पास सीन और एक्नॉलेजमेंट आ गया ए के पास, तो इसको पता चल गया कि सामने वाला पोर्ट नंबर 21 पे अवेलेबल है, वो कनेक्ट करने के लिए रेडी है सिन फ्लैग की मदद से। एक्नॉलेजमेंट से मुझे कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। तो अब ये ए क्या करेगा, एक फाइनल पैकेट भेजेगा, ठीक है, एक फाइनल पैकेट भेजेगा बी की तरफ, जिसमें बोलेगा लेट्स कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट। और इसके लिए क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट प्लस एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजेगा, ठीक है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग आएगा, दोनों के बीच में तुरंत के तुरंत कनेक्शन इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कनेक्शन बनता है टीसीपी में, कनेक्शन बनने में ही 3 स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बात है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में लगेगा, हम उस पर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तो ऑब्जर्व करेगा उसको कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से कनेक्शन बनता है। एक बार ये कनेक्शन, ये पैकेट यहाँ पे पहुंच गया, तुरंत कनेक्शन बनेगा, एक टनल क्रिएट हो जाएगी और इस टनल के जरिए डेटा ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। अब ये टीसीपी फ्लैग्स को भी अभी समझाता हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन बनता है, देन क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। और एक बार जब डेटा ट्रांसफर हो जाए तो हमें कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्शन तोड़ने के लिए, तो कनेक्शन क्लोज हैंडशेक को देख लेते हैं अपन, ठीक है। कनेक्शन क्लोज हैंडशेक इन टीसीपी, ठीक है। यूडीपी में तो होता ही नहीं है, तो टीसीपी ना भी लिखो चलेगा। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए डेटा ट्रांसफर हो चुका है ना, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब डेटा ट्रांसफर जैसे ही हो जाएगा, ए मान लेते हैं डेटा भेज रहा था बी की तरफ, तो ए क्या करेगा, ए बेसिकली एक पैकेट भेजेगा बी की तरफ, ठीक है। और इस पैकेट में ये बोलेगा कि ऑल द डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड, जो भी डेटा मुझे भेजना था वो मैं भेज चुका हूँ। इस चीज को बोलने के लिए वो क्या करेगा, वो एक फ्लैग भेजेगा फिन, ठीक है। फिन फ्लैग जैसे ही आएगा बी के पास, तो बी समझ जाएगा कि ए ने पूरा डेटा भेज चुका है, और क्योंकि ए पूरा डेटा भेज चुका है, तो अब ये क्या करेगा, उसका रिप्लाई देगा, ठीक है। तो रिप्लाई में ये बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, रिप्लाई में ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट के फ्लैग से क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली बोलना चाह रहा है, आई हैव रिसीव्ड यूर कनेक्शन क्लोज की रिक्वेस्ट, आई हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजिंग द कनेक्शन। तो इसके लिए ये एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजेगा, ठीक है। अब ये इसने किस चीज का कंफर्मेशन दिया है, कि मुझे आपका रिक्वेस्ट मिल चुकी है, ठीक है। अब ए ने तो डेटा भेज दिया था, लेकिन क्या बी के पास पूरा डेटा आया है, वो चीज तो अभी कंफर्म नहीं हुई। तो बी क्या करेगा, बी एक चीज और चेक करेगा कि इसके पास पूरा डेटा आया है या नहीं। इसके लिए एक और पैकेट भेजेगा। जैसे इसे कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, तो एक और फ्लैग भेजेगा जिसमें बोलेगा ऑल द डेटा आई हैव रिसीव्ड, आपने जो भी भेजा था वो पूरी चीज मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये भी बेसिकली एक फिन का फ्लैग भेजेगा, ठीक है, फिन का फ्लैग भेजेगा। एंड देन जब ये दोनों पैकेट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, दोनों पैकेट आ जाएंगे, तो फिर ये लास्ट एक कंफर्मेशन करेगा कि हाँ ओके लेट्स क्लोज। ये जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए ये एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है। एक बार मैं फ्लैग को कंफर्म कर लेता हूँ। सर ये साथ में नहीं हो सकता दोनों, एसी के और फिन? देखो साथ में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसे रिक्वेस्ट मिलेगी, तो उस रिक्वेस्ट का वो रिप्लाई तुरंत कर देगा। अब वो डेटा, मान लीजिए उसने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन डेटा ऑन द वे था, ठीक है, डेटा ऑन द वे था, डेटा इसके पास जब तक पूरा रिसीव नहीं होगा, तब तक ये फिन फ्लैग नहीं भेजने वाला। तो फिन फ्लैग तब भेजेगा, नहीं जाएगा, एसी के भी वापस एसी के भी नहीं आएगा, जब तक ये दोनों इसके पास नहीं पहुंचेंगे, ए के पास, एसी के और फिन, तब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा आगे। अगर डाटा जाते टाइम कनेक्शन टूट जाए तो? टूट जाएगा अगर, तो फिर एक फ्लैग और होता है जिसका नाम होता है रीसेट, आरएसटी फ्लैग होता है। तो वो आरएसटी फ्लैग भेजेगा, जिसका मतलब है कि कनेक्शन टूट चुका है, वापस से हमें कनेक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। वहाँ भी कनेक्शन मतलब टूट ही रहा है ना? हाँ कनेक्शन वहाँ भी तो टूट ही रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर तो कोई अपने को इशू नहीं है, यहाँ पे तो डेटा ट्रांसफर मतलब हो नहीं रहा था, ठीक है, डेटा ट्रांसफर तो इसके पहले हो रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए किसी रीजन से पैकेट नहीं पहुंचता है, ठीक है, पैकेट नहीं पहुंचता है। टीसीपी की एक खास बात ये है कि पैकेट जाते हैं एक तो सीक्वेंस में, सीक्वेंस में मतलब जिस ऑर्डर में पैकेट नंबर 1 गया, फिर पैकेट नंबर 2 जाएगा, फिर पैकेट नंबर 3 जाएगा, ठीक है। अब ये कंफर्म भी करेगा कि क्या पैकेट नंबर 1 पहुंचा, क्या पैकेट नंबर 2 पहुंचा, क्या पैकेट नंबर 3 पहुंचा। मान लो पैकेट नंबर 2 नहीं पहुंचा, तो ये बताएगा कि पैकेट नंबर 2 नहीं पहुंचा, तो ये क्या करेगा, वापस से पैकेट नंबर 2 भेजेगा, तब तक आगे की प्रोसेस से कंटिन्यू नहीं करने वाला,
ठीक है, इसलिए अगर डेटा लॉस हो भी जाता है तो वापस से वो उस चीज़ को भेजेगा ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। किसी रीज़न से मान लो कनेक्शन ही ब्रेक हो गया, आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या हुआ, तो फिर वो आरएसटी फ्लैग के ज़रिए कनेक्शन को वापस से रीसेट करवा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यह चीज़ें हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ती है, नेटवर्किंग का जो आर्किटेक्चर है उसमें चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती है क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे जाकर नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे। जब हमें पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है तो वहाँ नेटवर्क स्कैनिंग करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने टीसीपी स्कैन कर लिया, टीसीपी स्कैन के अलावा सीन स्कैन भी होता है, सीन स्कैन के अलावा यूडीपी स्कैन भी होता है, हाफ ओपन स्कैन भी होता है, ज़ॉम्बी स्कैन भी होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के स्कैन होते हैं। तो कौन सी स्कैन की क्या स्पेशलिटी है वो समझने के लिए हमें ये पार्ट जानना होता है। ओके, ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। जब कनेक्शन ब्रेक हो रहा है हम्म तो जैसे कनेक्शन ऑनलाइन हो रहा है, ब्रेक हो गया, नेटवर्क गया हम्म तो फिर ये होता होगा ना, ये कनेक्शन कौन सा वाला? बीच में रीसेट, नहीं नहीं रीसेट वाला नहीं, हाँ, ये कनेक्शन ये तोड़ने का कनेक्शन है, तोड़ने वाला। ये तोड़ने का कनेक्शन है। डेटा ट्रांसफर हो गया, अब कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, जो आपने टनल बनाई थी वो टनल क्लोज करनी पड़ेगी, तो वो टनल क्लोज करने का प्रोसीजर ये है। ठीक है, तो प्रॉपर ये रूल्स को फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहा है ये ऐसा नहीं है कि चलो मैंने तो डेटा भेज दिया, सामने वाले को रिसीव हुआ नहीं हुआ मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर उस स्टेप्स में ही चलेगा। अब मान लीजिए फिन फ्लैग भेजा आपने, वो गया नहीं सामने वाला, वापस से फिन फ्लैग भेजना पड़ेगा, मतलब वहीं रुका रहता है। वही रुका रहेगा, वापस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो एक बार जस्ट मैं फ्लैग को कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को ये दो लास्ट के दो फ्लैग में मुझे एक बार देखना है। ठीक है, तो फिन गया, एक्नॉलेजमेंट आया, फिन आया, एक्नॉलेजमेंट, सही बताया मैंने। ठीक है, गड़बड़ नहीं है, तो ऐसा कभी आप चेक भी कर सकते हो मैंने सही बताया नहीं बताया। ठीक है, वो भी चेक, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, मेरे एरर बहुत बार हो जाती है अपने से भी, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अब ये सब देखते तो आपको ये थोड़ा सा लगता कि ये क्या आ रहा है, क्लोज वेट, एक्टिव वेट, ये सब चीज़ है, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया ये चीज़। ठीक है, ये भी देखोगे तो ये थोड़ा समझने में, बुक वगैरह में देखोगे ना तो समझ में नहीं आता एक्चुअल में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो अगर अपन इसे करें तो ये बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ दी गई है, यहाँ पर भी यही चीज़ दी गई है। ठीक है, सब लोग अपने अपने अलग अलग डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैंने अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब टीसीपी कनेक्शन कैसे बनेगा? हैंडशेक के जरिए, थ्री वे हैंडशेक के जरिए। ये वाला थ्री वे हैंडशेक नहीं है, स्टार्टिंग वाला इनिशिएट वाला है। ठीक है, इसको अपन टर्मिनेशन हैंडशेक बोलते हैं अपन इसे। हाँ हाँ, सीन वाले से पता चलता है। तो अब अपन टीसीपी फ्लैग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली टीसीपी फ्लैग की अगर अपन बात करें, ठीक है, जो सीन फिन वगैरह जा रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे फ्लैग्स होते हैं टीसीपी में। तो टीसीपी फ्लैग्स, तो पहला होता है सिन, दूसरा होता है फिन, ठीक है, तीसरा होता है आरएफटी, चौथा होता है मेरे हिसाब से हाँ एक्नॉलेजमेंट, एंड सीन फिन रीसेट एक्नॉलेजमेंट, पीएसएच होता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक फ्लैग और होगा, पुश सीन एक्नॉलेजमेंट एंड कनेक्ट था, ट्रेस था, चेक कर लेते हैं। देखो मैं भी आके रिसर्च करते रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब याद हो जाएगा। ठीक है, अपन जैसे पढ़ाते हैं तो पीपीटी में देख के अपन उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलते हैं, अभी पीपीटी है नहीं तो अब यहाँ से देखना पड़ रहा है। तो टीसीपी फ्लैग्स, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे भी मिल रही है ना उसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, गूगल पे भी बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, व्हाट आर द 6 फ्लैग ऑफ टीसीपी, तो ये रहा यूआरजी अर्जेंट, इसको मैं बोल रहा था। ठीक है, तो यूआरजी, ठीक है, ओके। अब ये 6 फ्लैग है, 6 फ्लैग का काम क्या है? तो सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज ये फ्लैग का फुल फॉर्म है, इसका मतलब ये है, ये काम क्या करता है? इनिशिएट ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट, यानी कि दो होस्ट है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट होना है,
तो कनेक्ट होने के लिए क्या करेगा, वो सिन फ्लैग भेजेगा। सिन फ्लैग से सामने वाले को पता चलता है कि मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सिन फ्लैग का यही काम होता है, कनेक्शन इनिशिएट करना। इसलिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब हमने ये कनेक्शन को इनिशिएट करवाया यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो इसने सिन भेजा, इसने सिन भेजा, इसने भी इसका रिप्लाई किसमें किया, सिन में किया, ठीक है। इधर से भी सिन आया, क्यों आया सिन, क्योंकि इसने तो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी, इसको भी कनेक्ट करना था, तो इसने भी सिन भेजा, ठीक है। अभी एक्नॉलेजमेंट क्यों आया ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है फिन। फिन का मतलब होता है फिनिश, ठीक है। ये क्या करता है, क्लोज द टीसीपी कनेक्शन, ठीक है। इस लेग के जरिए आप बताते हो कि मैं जो मेरा काम था वो हो चुका है, अब हमें कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिन फ्लैग तभी आएगा जब कंफर्मेशन होगी। जैसे कि देखिए इसने पूरा डेटा भेज दिया ए ने, तो इसने फिन भेज दिया कि कनेक्शन क्लोज करो। क्या बी ने फिन भेजा इसको, नहीं भेजा। बी ने कब फिन भेजा, जब पूरा डेटा इसके पास आ गया, तब इसने फिन भेजा कि ठीक है अब हम कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तब इसने फिन भेजा। एसी के कुछ नहीं होता है, एसी के कंफर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आरएसटी। आरएसटी का मतलब होता है रीसेट। रीसेट क्या बोल रहा है, रीसेट ए कनेक्शन, है ना। नेटवर्क में लैग हो, कनेक्शन नेटवर्क में लैग हो सकता है डेटा के पैकेट्स आपने भेज दिए, सामने वाले तक पहुंचे नहीं, कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा, फोन हैंग हो जाता है, क्या करते हैं, पावर ऑफ करके वापस से ऑन कर लेते हैं, रिबूट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से है कि वापस इस चीज को एक बार रीसेट कर लिया जाए, ताकि चीजें हम वापस से शुरू कर पाए, ठीक है। तो वापस जब आरएसटी करेगा तो उसको सीन फिन करने की जरूरत नहीं है। आरएसटी करेगा इसका मतलब अब जो अपन कनेक्टेड थे ऑलरेडी, कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, आरएसटी करके तुरंत से वापस से सेटअप कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है एसीके। एसीके का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन एक्नॉलेज करना, किसी चीज को कंफर्म करना। जैसे कि मान लीजिए आप कॉलेज में फी पे करने जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें कंफर्म होती है कि आपने फी पे करी है। वो क्या है, वो आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, कल के टाइम में आपको प्रूफ करना होगा तो आप उस रिसिप्ट के जरिए करोगे। इसी तरीके से जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सामने वाले सिस्टम से, ठीक है, तो क्या करते हैं, सामने वाले की रिक्वेस्ट मिल चुकी है, ठीक है, सामने वाले की रिक्वेस्ट मिल चुकी है, उसको आप कंफर्म करोगे एक्नॉलेजमेंट से। जैसे कि इसने सिन भेजा था, ठीक है, तो सिन का रिप्लाई इसने कैसे किया, सिन का रिप्लाई इसने सिन से तो किया, ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट भी क्यों भेजा, क्योंकि सिन इसने भेजा था और ये एक्नॉलेजमेंट से कंफर्म कर रहा है कि मुझे आपकी सिन रिक्वेस्ट भी मिल चुकी है। इसी तरीके से जब ये दोनों रिक्वेस्ट आ गए, सिन एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए दो एक्नॉलेजमेंट गए, एक सिन का एक्नॉलेजमेंट गया, एक एक्नॉलेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट गया, कि मुझे दोनों चीजें मिल चुकी है। उसी तरीके से अगर हम फिन पे आएंगे तो फिन का फ्लैग गया, तो ये क्या करेगा, फिन फ्लैग मिल चुका, इसका कंफर्मेशन करेगा, तो इसने एक्नॉलेजमेंट से कंफर्म किया, फिर इसने फिन से कंफर्म किया, फिर अब ये दोनों आ गए तो इसने एक्नॉलेजमेंट से कंफर्म करा कि मुझे दोनों चीजें मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। अब ये होता है कंफर्मेशन, है ना, कंफर्मेशन या एक्नॉलेजेस बोल सकते हैं इसको। फिर आता है पीएसएच। पीएसएच का मतलब क्या है, पुश, ठीक है। पुश का मतलब क्या होता है, देखो बहुत बार नेटवर्क में ना आपको बफरिंग देखने को मिलती है, यूट्यूब में वीडियो चलाओगे लोडिंग लेगा, बफरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो पैकेट्स जा रहे हैं आपके सिस्टम से, या जो पैकेट्स वहां से आ रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है, कंजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि पैकेट आप तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इस गेट से निकलने की कोशिश करें एक साथ सबके सब तो नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हमने बर्फुट से जब रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया था, तब एक चीज हमने देखी कि जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो 10 20 30 रिक्वेस्ट जनरेट होती है। फॉरवर्ड कर रहा था मैं उस दिन, है ना, क्लिक एक बार किया था, लेकिन रिक्वेस्ट का पैकेट बहुत सारे जनरेट हुए हैं, तो वो तो पूरा ट्रैफिक बना देंगे, ठीक है, ट्रैफिक हो गया। अब पैकेट तो एक एक से जाएंगे ना, अगर एक साथ जाने की कोशिश करेंगे तो वो एक जगह से निकल नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और पैकेट्स आगे नहीं जा पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। पुश मार करने का, पुश का मतलब वही होता है धक्का मारो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुश की मदद से हम बताते हैं कि बेसिकली आप फोर्सफुली आप धक्का मारो और पैकेट को निकाल निकाल के एक एक से भेजो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, डेटा बफर, जो डेटा बफर में लगा हुआ है, बफर में लगा हुआ है, जो लोडिंग हो रहा है, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, उसको क्या है, मस्ट बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, ठीक है। जो डेटा बफर्ड है इसको प्रोसेस्ड इमीडिएटली प्रोसेस करिए,
धक्का देके करिए, फोर्सफुली करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कंजेशन कम करने के लिए ये काम किया जाता है। देन हमारे पास आता है यूआरजी। यूआरजी का मतलब है अर्जेंट। अब देखिए, जब बहुत सारे पैकेट जनरेट हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि वो एक सीक्वेंस में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहली प्रायोरिटी पे जाना चाहिए। पैकेट तो एक एक से जाएंगे। मान लीजिए हमने 10 पैकेट भेजे, लेकिन जो 10वें नंबर का पैकेट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और हमको चाहिए कि ये पैकेट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, उस पैकेट पे हम अर्जेंट का फ्लैग लगाएंगे और बोलेंगे कि ये जो पैकेट है, ये पैकेट को इमीडिएटली प्रोसेस करो, पैकेट इज अर्जेंट, है ना, एंड नीड टू बी प्रोसेस ऑन टॉप प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए किया जाता है। तो जिस पे भी अर्जेंट का फ्लैग लगा होगा वो पैकेट सबसे पहले जाए। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो पूछ लो। यस, आपको क्या कर रहे हो आप? सर वो डेटा बफर्ड मस्ट बी क्या लिखा? डेटा बफर्ड मस्ट बी प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड, ठीक है। डेटा बफर्ड मस्ट बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली, ठीक है। वैसे आपको इसकी डेफिनेशन मिल भी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल पे, टीसीपी फ्लैग्स वापस से करते हैं एंड गीक फॉर गीक्स पे ही आ गए। तो ये देखिए, सिंक्रोनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, एक्नॉलेज पैकेट, ठीक है, सक्सेसफुली रिसीव्ड होगा, इसका कंफर्मेशन। फिर कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए आरएसटी, टर्मिनेट द कनेक्शन इफ द आरएसटी सेंटर फील समथिंग इज रॉन्ग विद द टीसीपी कनेक्शन, कुछ गड़बड़ हो गई तो। यूआरजी अर्जेंट, इंडिकेट दैट द डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, टॉप प्रायोरिटी पे आपको भेजना है। पीयूएसएस पुश, it is used to request immediate data delivery to the receiving end without waiting for additional data to be buffered on the sender side, ज़बरदस्ती भेज दो, ठीक है। कुछ और भी है, ये भी विंडो नाम का है, चेकसम नाम का है, ये फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एसीक्यू नाम का भी होता है, सीक्वेंस नंबर बताता है, और ये होता है एक्नॉलेजमेंट। सीक्वेंस नंबर बेसिकली बता रहा है कि पैकेट का नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये 6 टीसीपी, ये जो 6 फ्लैग होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी को अगर आप अभी नहीं भी जानोगे, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सर ये पुश वाला जो है वो किसी डेटा सेट में लिख कर भेजेंगे कि कैसे भेजेंगे? नहीं Document जैसा भेजेंगे ना वो? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि अगर पुश फ्लैग किसी पैकेट पे लगा होता है तो इसका मतलब ये है कि डेटा कहीं ना कहीं बफरिंग हो रहा है। तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, पहले बफरिंग डेटा को आप लोड कराइए, प्रोसेस कराइए जल्दी से जल्दी, है ना। और फोर्सफुली करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। तो आप बोल रहे हो कि ज़बरदस्ती इनको धक्का मार के कैसे भी करके भेजो, आप इन्हें प्रोसेस करा दो और जो बाकी चीज़ें उनको एक बार के लिए वेट लिस्टिंग में रख दो। तो सर इसका काम तो फिर वही बन दिया है, क्या बोलते हैं उसका, अर्जेंट वाला ही डेटा। नहीं, अर्जेंट का मतलब है प्रायोरिटी पे। अर्जेंट बफरिंग डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा है। मान लीजिए पुश भी जा रहा है, अर्जेंट भी जा रहा है, पहले कौन जाएगा? अर्जेंट जाएगा क्योंकि वो प्रायोरिटी पे है, ठीक है। जो डेटा लोडिंग पे लगा हुआ है, ट्रैफिक में फंस गया है, उसके लिए पुश यूज किया जाता है। आप जो डेटा वहां पर लगा हुआ है, आप जैसे कि आप मान लीजिए आप पुश कर रहे हैं सभी पैकेट्स पर, काफी सारे पैकेट्स है, सब पे अर्जेंट लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज, ओके। अब आते हैं अपन, ये टीसीपी हो गया, अब अपन आते हैं यूडीपी, ठीक है। तो यूडीपी में क्या होता है? यूडीपी में बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है यानी कि एक स्टेबल चैनल नहीं बन रहा है, कि स्टेबल टनल नहीं बन रही है। पैकेट को बस क्लाइंट भेज दे रहा है, ठीक है। 3 पैकेट भेज दिए, ठीक है। इसका मन करेगा और 4-5 भेज देगा। ये वेट भी नहीं कर रहा है कि सर्वर के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, ठीक है। ना ही पहले कोई कनेक्शन इनिशिएट हुआ, डायरेक्ट भेज दिया। ये भी इसका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पैकेट आ जाएगा, इसने रिप्लाई किया, जितने क्या है उतने की रिप्लाई कर दिए। सीक्वेंस नंबर भी बिगड़ दिया, पहला वाला बाद में जा रहा है, बाद वाला पहले में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यूडीपी के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब अपन कंपेयर कर लेते हैं टीसीपी और यूडीपी। तो यूडीपी की कुछ बची कुछ चीज़ें ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो टीसीपी बेसिकली एक स्टेबल एंड रिलायबल कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आप चाहते हो कि आपका जो पैकेट लॉस ना हो, डेटा लॉस ना हो, तो आप हमेशा टीसीपी का यूज़ करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मालवेयर बनाया, ठीक है, जो कि मेरे को सामने वाले सिस्टम का एक्सेस देगा। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो मेरे सिस्टम और जो विक्टिम सिस्टम है उन दोनों के बीच का कनेक्शन ब्रेक होते रहे,
ठीक है। तो उस केस में मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि मैं दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन बनाऊं, ताकि एक स्टेबल टनल बने और मेरा उससे कनेक्शन ना टूटे, एक रिलायबल कनेक्शन बने। ठीक है, तो ऐसी जगह पे और भी इसके अलावा टीसीपी का यूज किया जाता है, तो एक स्टेबल और रिलायबल कनेक्शन देता है। यूडीपी इसका टोटली अपोजिट है। यूडीपी का जो कनेक्शन होता है वो नॉट रिलायबल। ठीक है, आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे पैकेट लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये पैकेट लॉस कर सकता है ज़्यादा। ठीक है, तो अब क्योंकि एक स्टेबल और रिलायबल कनेक्शन है तो पैकेट लॉस हमें मिनिमम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे रिलायबल कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे पैकेट लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा टीसीपी के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूडीपी बस पैकेट लॉस ही करते जाता है, ऐसा रहता तो उसको यूज ही क्यों करते। ठीक है, तो हम टीसीपी और यूडीपी को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी चीज़ को फास्ट बोल रहा हूँ, किसी को स्लो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्लो है, वो दूसरे के कंपैरिजन में स्लो है। ठीक है, अब इसी तरीके से पैकेट लॉस यहाँ पे कम होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 3 वे हैंडशेक से कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, पहले 3 वे कनेक्शन बनाएगा, स्टेबल कनेक्शन बनाएगा, देन पैकेट को भेजेगा, सीक्वेंस नंबर का भी ध्यान रखेगा। मान लीजिए कोई पैकेट नहीं पहुंचा तो उसकी कंफर्मेशन करेगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, यानी कि ये स्लो होगा एज कंपेयर टू यूडीपी। ठीक है, लेकिन यूडीपी क्या होगा, फास्टर देन टीसीपी। ठीक है, टीसीपी का जनरली यूज किया जाता है लो साइज डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जब मैं लो साइज डेटा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे केबी की बात कर रहा हूँ, वो जीबी भी हो सकता है। क्योंकि जब हम साइबर की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा टीबी पीबी बहुत इसमें जाता है। ठीक है, लो साइज फिल क्या कितना लगेगा? ये डिपेंड करता है कि डेटा किस तरीके का है। ठीक है, और वो कितना प्रायोरिटी पे जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बिग साइज डेटा की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टीबी में डेटा है, ठीक है, तो हम हमारा प्रायोरिटी रहेगी कि हम यूडीपी में भेजें जब डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपका साइज का है। लेकिन कम साइज, करप्ट होने का ज़्यादा चांस हाँ करप्ट होने का भी चांसेस है। सर बिग साइज इससे भी तो भेज सकते हैं ना, मतलब कि किसे, इससे भी टीसीपी से भी भेज सकते हो, लेकिन Slow टीसीपी जाएगा। में क्या है, टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर आपका इंटरनेट आपको स्लो फील होने लगेगा, आपको नेटवर्क में लैग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है, तो अपने प्लस माइनस है। बाकी वो जो ट्रबल शूटिंग्स वगैरह रहते हैं उन्हें तो वो रिजॉल्व कर ही लेते हैं। इसके अलावा सर जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको टीसीपी में भेजेंगे कि यूडीपी में भेजेंगे? इंपॉर्टेंट डेटा है तो हम प्रीफर करेंगे कि टीसीपी में भेजें। ठीक है, अब डेटा का साइज बहुत बड़ा है, जीबी जीबी भी, मतलब जीबी को तो लो साइज में काउंट करेंगे अपन, टेराबाइट में है, पेटाबाइट में है। ठीक है, उसमें डेटा है तो आप फिर प्रीफर करते हो कि यूडीपी में भेजा जाए वो। ठीक है, सर ये डिसाइड कहाँ करा जाता है, कैसे करा जाता है? ये बेसिकली जो एक तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो डिसाइड करेगा, ये हमारा काम नहीं है। और कुछ हमारी जो सर्विसेज होती है वो बाय डिफॉल्ट या तो टीसीपी पे चलती है या यूडीपी पे चलती है। जैसे कि हमारा पोर्ट नंबर 21 एफटीपी की सर्विस टीसीपी पे चलती है। कुछ सर्विसेज ऐसी है जो टीसीपी पे भी चलती है, यूडीपी पे भी चलती है। ठीक है, इसका रियल एग्जांपल सर अपन नॉर्मली फाइल्स जो डाउनलोड करते हैं, जैसे जैसे काली की फाइल डाउनलोड करी, तो ये सब नॉर्मल टीसीपी पे टीसीपी के होगा जरिए आएगी। क्योंकि कम डेटा साइज। हाँ, कम डेटा साइज है, टीसीपी के उसको चाहे तो अपन यूडीपी के जरिए भी भेज सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से वो टीसीपी में जाना है। वैसे अच्छा, यूट्यूब किस पे काम करता है, टीसीपी सोचो। किसी हैंडलर पे यूट्यूब यूट्यूब क्या देखते हो, वीडियो देखते हो ना। हाँ, वीडियो पे भी करता है, दोनों पे नहीं करता है। ठीक है, एक नया, यूडीपी में ही आ जाएगा हमारा डीएसपी स्ट्रीमिंग सर्विस है, हाँ स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो डाउनलोड का फिर उसमें नहीं, यूट्यूब पे आप चाहे डाउनलोड, देखो यूट्यूब पे डाउनलोड तो वैसे करते नहीं, अपन बफरिंग करते हैं। फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो तो जनरली वो टीसीपी में होती है। ठीक है, यूडीपी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हमारी वीओआईपी की सर्विस होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वो जो सर्विस होती है यूडीपी पे काम करती है। ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी यूडीपी पे काम करते हैं, देखा होगा लैग्स वगैरह देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो वो यूडीपी पे काम करते हैं, लेकिन क्या ट्रांसमिशन इंस्टेंट हो रहा है ना, उधर से बोल रहा है आ जा रहा है तुरंत के तुरंत। ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब है, जो हमारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है, वो बेसिकली एक नए प्रोटोकॉल पे काम करती है जिसका नाम है क्विक या पॉमर है। ठीक है, QUIC, क्विक बोलते हैं इसको। वायर शार्क से जब आप पैकेट को इसलिए वो करोगे, मॉनिटर करोगे, तब आपको क्विक दिखेगा जब आप यूट्यूब को ओपन करोगे।
तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या चीज़ें पढ़ाएंगी, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। नया प्रोटोकॉल है, बुक में भी नहीं पढ़ाया जाता है, आपको साइबर के क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम इसे इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि स्पेशलिटी ये है कि इसके पास टीसीपी जैसी स्टेबिलिटी है और यूडीपी जैसी स्पीड है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है यूट्यूब वगैरह। ठीक है, तो आप ये चाहो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च भी कर लेना, पता रहेगा तो अच्छी बात है, ना भी पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखते हैं टीसीपी यूडीपी में। और बताइए, अब तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब और बताइए दोनों के बीच में अंतर क्या होंगे। सर क्विक को नॉर्मली क्यों यूज करते हैं टीसीपी की, तो जब ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा फास्ट। सब जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं करी जा सकती, कॉस्ट वगैरह का भी फर्क आता है। डीएचसीपी सर्विस में भी तो दोनों यूज हो सकता है। कौन सा? डीएचसीपी हमारा आईपी नहीं, डीएचसीपी तो अलग है ना, आईपी असाइनमेंट के लिए। हाँ, तो उसमें भी तो मतलब सर्विस तो यूज होती है ना टीसीपी ओडीपी, क्योंकि हम किसी राउटर से कनेक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो हम पैकेट पहले भेजते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में हमारा नहीं देखो, होगा क्या, डीएचसीपी के बाद आपका टीसीपी टेक ओवर करेगा। डीएचसीपी में डोरा प्रोसेस होती है। नहीं, डीएचसीपी में क्या करता है, डीएचसीपी में जस्ट अब वो आईपी असाइन करेगा। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है जैसे ही वो कनेक्ट हुआ तो वो राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, बोलेगा मुझे आईपी दे दो। ठीक है, तो आपका जो राउटर रहेगा वो चेक करेगा कि उसके पास कौन कौन सी आईपी अवेलेबल है, 255 तक की रेंज होती है, उसमें से जो भी अवेलेबल रही उसे जो भी ठीक लगेगी वो आईपी असाइन करेगा। डीएचसीपी का रोल खत्म। सर जैसे अपन ने रिक्वेस्ट भेजी राउटर को आईपी दे दो, हम्म, तो रिक्वेस्ट किस मीडियम से, टीसीपी यूडीपी? चेक कर लेते हैं एक बार। डीएचसीपी डीएचसीपी का फ्लैग देख लेते हैं, है ना, ब्रॉडकास्ट फ्लैग का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जाएंगे तो इसमें फिर डिप डाउन अलग चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको अपन पढ़ेंगे देन अपन इस पर डिप डाउन जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा रिसर्च करके भी बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो इसके इसके फ्लैग अलग है। ओके, इसके फ्लैग अलग है। सर अच्छा, जो डोरा प्रोसेस होती है, ये डिस्कवर ऑफर वो जो प्रोसेस है वो टीसीपी यूडीपी पे काम करती है या वो खुद एक अलग प्रोसेस है? कौन सी वाली प्रोसेस? डोरा डोरा प्रोसेस प्रोसेस, डिस्कवर डिस्कवर, ऑफर ऑफर, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, ये इसी के 4 फ्लैग है ना? हाँ, इसी के 4 फ्लैग है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर देखो, हाँ यूडीपी सर्विसेज डीएचसीपी। किसमें, डीएचसीपी में? यस। हम्म। कहाँ पर देखा आपने? दिस सर्विस यूजिंग डीएचसीपी। इसको थोड़ा रिसर्च करके मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि गूगल पे भी ना बहुत बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, तो बुक से भी एक बार मैं कंफर्म करूंगा। डीएचसीपी में बहुत ज़्यादा डीप में मैं गया नहीं, क्योंकि मेरा नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा, मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी तो बताए होंगे ना आपको? यस, आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ ली ना? उधर बोल रहे हैं नहीं टीसीपी पढ़ी। यूडीपी ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम समझ में ज़्यादा डीप नहीं। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएगी चीज़ें, एक बार में सब चीज़ें अपन नहीं कर सकते कवर, तो मैं भी एक बार इसको चेक करूंगा एंड देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो सर्वर रिले, पैकेट फॉर्मेट, हाँ, डिस्कवर मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो मैसेज नेटवर्क, आपने क्या लिख के सर्च किया जहाँ पे आपको यूडीपी दिखा रहा है? क्योंकि मुझे डाउट है ये यूडीपी काम करता है, बहुत ज़्यादा डाउट है। Which service using DSCP? हम्म, Which service using DSCP? तो बिग फॉर मिक्स की दिखा है। सर्विस भी नहीं, बीच प्रोटोकॉल होगा ना। ओके, एम्प्लॉयज कनेक्शन विद सर्विस मॉडल यूजिंग द यूजर डेटा implement 2 यूडीपी पोर्ट नंबर। अच्छा, ऐसा बहुत बार हम पासवर्ड सही भी डालते हैं बट फिर भी कनेक्शन नहीं देता हूँ। यूडीपी
और उसके इमीडिएटली हमारे UDP IP असाइन करवाना ठीक है, रहेगा, ठीक है। तो सब लोग काम शुरू चलो UDP है ये, कंफर्म हो गया। पोर्ट नंबर 6768, ओके ठीक है, UDP पे काम कर रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ये थे यहाँ पर, तो इस पे देखिए अब, और बताओ इस पे बीच में क्या अंतर आएंगे, क्या डिफरेंस आएंगे TCP और UDP के बीच में। एक चीज और है, TCP के अंदर सीक्वेंस नंबर फॉलो होता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर क्या बताता है कि आपका पैकेट कौन से नंबर पे है, ठीक है, कौन से सीक्वेंस में भेजा गया है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है। तो सीक्वेंस नंबर इसमें फॉलो किया जाता है, इसमें सीक्वेंस नंबर फॉलो नहीं किया जाता। एंड और सोचो, थ्री वे हैंडसेट फॉलो करता है, थ्री वे हैंडसेक, ठीक है, थ्री वे हैंडसेक इसको लिख सकते हैं अपन वैसे, यहाँ पे हैंडसेक नहीं है, ठीक है। वही सर इसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ऐसा और UDP में use करते हैं। ज़्यादा फ्लैग्स हैं TCP में, हम्म, ज़्यादा फ्लैग्स हैं, UDP में फ्लैग ही कहाँ है, मतलब फ्लैग्स हैं। तो सर फास्ट और स्लो फास्ट और स्लो हो गया ना, ये देखो यहाँ टाइम टेकिंग स्लो फास्ट हो गया। पैसे की स्टोरी पता नहीं है, हाँ क्या, स्टोरेज का नहीं स्टोरेज का कुछ इशू नहीं है, ये तो बस डेटा को ट्रांसफर कर रहा है ना, एक जगह से पैकेट को दूसरी जगह ले जा रहा है, तो स्टोरेज का यहाँ पे इशू नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वायर्ड वायरलेस ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा नहीं है। डेटा ऑफलाइन कैसे जाएगा आप बताओ। सर कनेक्शन लेस मतलब नॉट रिलायबल होगा। कनेक्शन लेस मतलब ये है कि एक प्रॉपर चैनल नहीं बन रहा है, एक प्रॉपर टनल नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसका नाम कनेक्शन लेस है। तो सर ये फिर सिक्योर होगा वो इनसिक्योर तो होगा। सर नहीं, सिक्योर इनसिक्योर वाली बात नहीं है, दोनों ही सिक्योर है ना। काफी लोग गलती करते हैं, इसको सिक्योर बता देते हैं TCP को, UDP को इनसिक्योर बता देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो VoIP में जो आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हो वो इनसिक्योर थोड़ी ना है, वहाँ पे भी तो एनक्रिप्टेड होके जा रहा है ना वो डेटा, तो ऐसे ही वो स्निफ नहीं किया जा सकता। सर इसमें पैकेट लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि एरर चेकिंग किसमें, TCP हाँ TCP में एक चीज़ है कि यहाँ पे एरर चेक करी जाती है, एरर चेक है ना, और यहाँ पर इस पे एरर चेक नहीं होती है। और ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन बढ़ते हैं बेसिकली TCP UDP, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह है तो सर्च कर लेना, उसके बाद भी समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे भी है जो मेरे को भी एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगला पार्ट अपना आता है, तो हम बात करते हैं बेसिकली आइडेंटिटीज ऑफ ए होस्ट या फिर सिस्टम, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, पहचान, ठीक है। तो आपके सिस्टम की पहचान कैसे होती है, अलग अलग चीज़ों से होती है, ठीक है। सिस्टम का कुछ नाम होगा, सिस्टम का कुछ IP एड्रेस होगा, सिस्टम का कुछ मैक एड्रेस होगा, इस तरीके की जो चीज़ें होती है इसको हम बोलते हैं पहचान। अब अगर आपको इंटरनेट पे एनोनिमस रहना है तो आपको तो अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी या फिर पहचान गलत बतानी पड़ेगी। जब तक आप अपनी पहचान गलत नहीं बताओगे या फिर पहचान छुपा नहीं पाओगे तब तक आप एनोनिमस नहीं रह पाओगे, ठीक है। और पहचान अगर छुपाना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहचान क्या है, पहचान ही नहीं पता है तो फिर आप छुपा कैसे पाओगे, ठीक है। तो एक सिस्टम की आइडेंटिटीज क्या होती है, तो देखो सिस्टम की दो स्टेट हो सकती है, या तो सिस्टम ऑनलाइन हो या तो सिस्टम ऑफलाइन हो। तो जब ऑनलाइन सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लगभग 4 पहचान देखने को मिलती है। पहला होता है पब्लिक IP, होगा ऑनलाइन सिस्टम के पास, दूसरा होगा प्राइवेट IP, देन तीसरा मैक एड्रेस, एक चौथी पहचान और होती है लेकिन ये कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है जिसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। ऑफलाइन में सभी चीजें होगी तीनों, लेकिन एक चीज नहीं होगी, वो क्या है, पब्लिक IP नहीं होगी ना। एक सिस्टम ऑफलाइन है उसके पास ISP से आएगी नहीं IP, तो उसके पास प्राइवेट IP होगी, मैक एड्रेस होगा एंड देन लोकल होस्ट होगा, ठीक है। तो लोकल होस्ट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, उसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास लगभग 2 पहचान बची है,
ठीक है, ये मेन पहचान है, इसके अलावा होस्ट नेम वगैरह भी आ सकता है। तो यहाँ पर प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी क्या है ये तो आपको पता है, ठीक है। वो टेक्निक्स जिसमें कि हम हमारी आईपी को हाइड करते हैं या फिर गलत दिखाते हैं, उस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, ठीक है। आईपी स्पूफिंग, तो आईपी स्पूफिंग का मतलब आप गलत आईपी दिखा रहे हो, आप गलत आईपी डिस्क्लोज कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है मैक एड्रेस, ठीक है। जब आपके मैक एड्रेस क्या होता है, आपके डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है। और हार्डवेयर एड्रेस में भी किसमें होगा, आपका तो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट है, तो आपके सिस्टम में होगा नेटवर्क का कार्ड, ठीक है, जिसको हम इसमें बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते, आपको एनआईसी ही चेंज करनी पड़ेगी या पूरा वो सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इस मैक एड्रेस को चेंज करके देखेंगे, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे। और फिर हम कुछ ऐसे जुगाड़ भी लगाएंगे जिससे कि हम इसे परमानेंटली, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएंगे जिससे कि हम परमानेंटली हमारा मैक एड्रेस चेंज होते रहें, ठीक है। जब भी आप टेस्टिंग करोगे या जब भी आप अटैक करोगे तो सर्वर फायरवॉल जो भी है आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ब्लॉक करते हैं यूजर एजेंट को। यूजर एजेंट मैंने बताया था क्या है, बताइए क्या होता है यूजर एजेंट हेडर में, कल ही पढ़ा था मैंने। हाँ सर, हमारे मतलब सर्च इंजन की जो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन की, यूजर एजेंट जो ब्राउजर का है उसका ब्राउजर version कहाँ है से उसका। पैकेट जनरेट हुआ है, ब्राउजर का वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है। तो जब बहुत बार एक रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स एबनॉर्मल तरीके से अगर यूजर एजेंट सेम आ रहा है ना, तो पहले वो यूजर एजेंट को ब्लॉक करता है, इसके बाद वो ब्लॉक करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है, और लास्ट में वो ब्लॉक करता है मैक एड्रेस, ठीक है। तो अगर हमने यूजर एजेंट चेंज किया करते रहे तो आईपी एड्रेस के ब्लॉक होने के चांसेस यहाँ तक पहुंचने के कम होंगे, इम्पॉसिबल नहीं होंगे, हो सकता है आईपी भी ब्लॉक हो जाए लेकिन चांसेस कम होंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो राउटर से कनेक्टेड है तो हमारा आईपी एड्रेस तो सभी का सेम होगा, पब्लिक आईपी, यूजर एजेंट अलग अलग हो सकता है, आप लिनक्स में चला रहे होंगे, मैं विंडोज में चला रहा हूँ, मैक एड्रेस भी ऑफकोर्स अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को हमें, अगर ये तीनों चीजों को हम अपने कंट्रोल में कर पाए, यूजर एजेंट हेडर, आईपी एड्रेस को और मैक एड्रेस को, तो बेसिकली हम इंटरनेट पे हमारी पहचान छुपा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैक एड्रेस दिखता कैसा है, तो मैक एड्रेस के अंदर बेसिकली हमें 6 पेयर देखने को मिलते हैं। पेयर दो दो चीज का होता है, तो ये पहला पेयर, और डिवाइड रहते हैं, एक पेयर दूसरे पेयर से डिवाइड रहता है, इसको हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्स है इसकी जगह पे नंबर भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड देन लास्ट वाला 6, ठीक है, ये हो गए। तो जो पहला पेयर होता है ये हमें क्या बताता है, ये बोलता है कि आपका जो एनआईसी है वो किस कंट्री में बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पेयर बताता है कि उस कंट्री के कौन सी स्टेट में आपका एनआईसी बना हुआ है। तीसरा पेयर बोल रहा है कि वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी क्या है। और जो आखिरी के 3 पेयर होते हैं इसको हम बेसिकली, ये हमें बताता है यूनिक डिवाइस आईडी, ठीक है। ये हमेशा हर डिवाइस की अलग रहेगी, आखिरी के 3 पेयर सेम हो सकते हैं लेकिन लास्ट के 3 पेयर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इसको अपन और कैटेगरी में भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक बार मैं इसका भी डायग्राम निकालता हूँ। तो मैक एड्रेस स्ट्रक्चर, ठीक है, इमेजेस पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 पेयर होते हैं, देखो मैंने आपको ये बताया कि ये 3 पेयर क्या क्या बताते हैं, कंट्री, स्टेट, कंपनी, और आखिरी के 3 यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं इसको हम बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग के 3 पेयर। और लास्ट वाले 3 पेयर ये एनआईसी को करते हैं, तो इसको हम एनआईसी स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से आपका मैक एड्रेस देखा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ लिखी, कंट्री, स्टेट वगैरह आप सर्च करोगे कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपना ऑर्गेनाइजेशनल इंटरफेयर और ये एनआईसी स्पेसिफायर, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से मैक एड्रेस होता है आपका। अब अगर हमें मैक एड्रेस चेक करना है तो बेसिकली लिनक्स में तो आप ifconfig ही लिखोगे, ठीक है। तो अगर आप लिनक्स में हो
देन आप IF कॉन्फ़िग लिखना। तो IF कॉन्फ़िग के अंदर आपका जो इंटरफेस होगा, ठीक है, इंटरफेस ETH0 हो सकता है, पैरेट चलाओगे ENF33 होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। तो इंटरफेस के अंदर जो ईथर नाम की फील्ड होगी, इसमें आपको आपका मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आप विंडोज में हो तो IP कॉन्फ़िग है ना /all। अगर ऑल नहीं लगाओगे तो आपको मैक एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको बेसिकली वाईफाई एडाप्टर ऐसा कुछ नाम होगा वहाँ पे, वाईफाई एडाप्टर, इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल एड्रेस नाम की फील्ड मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर मैक वगैरह नहीं लिखा होगा, यहाँ पर फिजिकल एड्रेस होगा, यहाँ पे ईथर लिखा होगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। अच्छा, लिनक्स में करोगे, सॉरी मैक में करोगे तो सर लिनक्स और फिर ये क्या बोलते हैं विंडो का मैक एड्रेस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अलग होगा, अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो सर उसका लिनक्स में जो है मैक एड्रेस उस किसका होगा, मतलब कि सबका सेम ही हो सकता है कि वर्जन? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि अपने VMware में चला रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क कार्ड बना है, तो वहाँ पे VMware का इंटरफेस एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सारी वो वर्चुअल हैंडल मशीन के लिए अलग होगा। तो सर वो हैंडल VMware ही करता होगा ना? वो हैंडल VMware करता है। तो सर वो सबका सेम ही होगा। हाँ, एनोनिमस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि VMware तो दिख रहा है ना, तो आपको पता चल गया कि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो सबका सेम ही होगा? हाँ, चेक कर लेते हैं ना एक बार, क्या दिक्कत है, एक बार चेक करके देखो इन चीज़ों को, तो आईपी सेम ही होगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में ना, उसे कंफर्म करो, आप खुद जाके कंफर्म करो कि IP चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, आपको लग रहा है चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है चेंज नहीं हो रहा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको ओपन कर लो और जाके वहाँ पर प्रैक्टिकली चेक करो। सर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोलते हैं? ताकि सभी टाइप की परमिशन रहे, नहीं तो क्या होगा, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, एरर आ जाए, दिक्कत आ जाए, फिर अपन उसे रिजॉल्व करने जाएंगे, 1-2 घंटे बाद पता चलेगा सब चीज़ें पता करके कि सब तो सही था, हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, तो वो चीज़ पहली करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो अपन को अलग अलग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर अपन इसको बंद कर देता हूँ, पैरेट को, जूम नहीं होगा। ठीक है, ARP स्कैन करूंगा तो सभी के मैक एड्रेस दिखा देगा। आ गए, अलग अलग आए हैं, ठीक है। ये अननोन आया है क्योंकि जस्ट वर्चुअल में चल रहे हैं, तो ये अननोन आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस अलग अलग आए, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली जब अननोन दिखाता है ना, तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो जिसको एक्सपीरियंस होगा वो पता लगा लेगा कि अननोन चल रहा है, मतलब आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, ठीक है। मैक एड्रेस अलग अलग आ गए। अलग अलग क्यों आए हैं? क्योंकि इसने वर्चुअल इंटरफेस बनाए हैं हर एक डिवाइस के लिए, इसलिए उसने यूनिकली आइडेंटिफाई करे हैं, ठीक है। अब मैक स्पूफिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है मैक चेंजर। फिलहाल उसमें यूज़ करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैक चेंजर के पास बेसिकली पूरी लिस्ट होती है। तो अगर मैं करूँ मैक चेंजर -, लिस्ट, तो ये देखिए लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, 20,000 से ज़्यादा आपको ये यूनिक आइडेंटिफायर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोनी का डिवाइस, इंटेल का डिवाइस, तो हमें तो आखिरी की स्टार्टिंग के 3 पेयर कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आखिरी के 3 पेयर यूनिक होने चाहिए। तो वो जो आखिरी के 3 पेयर है ना, हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो जैसे सोनी का मिल गया, इंटेल का मिल गया, ये पूरी कंपनीज चलते रहेगी, सिस्को, सैमसंग, ठीक है, ये पूरी काउंटिंग चल रही है। तो 19,000 से ऊपर है हमारे पास, शायद 19,000 के ऊपर भी जाएंगे ये, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी डिवाइस है। तो यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो, तो आप आपका डिवाइस वही दिखा सकते हो जो कि आप दिखाना चाहते हो। जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा, वापस से पावर ऑन होगा, मैक एड्रेस आपका पुराना वाला हो जाएगा। सर हमें ये पढ़ने की होती है, जैसे मैक एड्रेस में आगे 00 लिखा कंट्री का नेम, अगर कंट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं होता। हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप इसे याद नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक कंट्री के मल्टीपल होंगे, जैसे इंडिया में देखो तो +91 चलता है मोबाइल नंबर में, ठीक है, शायद 0 भी चलता है, ठीक है। हर कंट्री का आप याद तो नहीं रख पाओगे ना कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको पता है कि स्टार्टिंग के ये पेयर है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल वेल एंड गुड।
ठीक है। तो ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है यहाँ पे, और IF कॉन्फ़िग मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा अपना ईथर वाले इंटरफेस में ये आ गया, ठीक है। अब चलो पहले मैं मैक एड्रेस चेंज करना बता देता हूँ, फिर अपन IP की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चालू करते हैं एक नया पार्ट कि हम किस तरीके से अपने आप को एनोनिमस रख पाएंगे, ठीक है। तो जब एनोनिमस आपको रखना है तो आपको सब वो पहचान छुपानी पड़ेगी जो कि आपकी जा रही है इंटरनेट पे, ठीक है। तो क्या पहचान थी हमारे पास? IP एड्रेस, मैक एड्रेस, और दो ही चीज जा रही थी। यूजर एजेंट, लोकल होस्ट नहीं जाती है, लोकल होस्ट तो सबका 127.0.0.1 होता है, ठीक है। यूजर एजेंट हेडर जा रहा था जिसमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन जा रही थी, सिस्टम के नाम वगैरह भी जा रहे थे, ठीक है, वर्जन वगैरह भी जा रहे थे, ठीक है। एक चीज और जा सकती है, यूजर एजेंट में उसमें चली जाती है, एक चीज और अलग से जा सकती है कि सामने वाले को हमारे सिस्टम का नाम पता चले, यानी कि होस्ट नेम, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि होस्ट नेम को कैसे चेंज करा जा सकता है, ठीक है। तो होस्ट नेम को अगर चेंज करना पड़ेगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन छेड़नी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन छेड़नी है तो कौन सी फाइल में जाओगे, फोल्डर में जाओगे, ETC में जाओगे, ठीक है। तो ETC में आओगे, वैसे आप यहाँ पे चेंज मत करना, नहीं तो आपका सिस्टम स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। आप जैसे रूट परमिशन दोगे, पासवर्ड एंटर करोगे ना तो बहुत देर तक लोड ले लेगा, तो आप होस्ट नेम वैसे चेंज मत करना। तो अगर मुझे होस्ट नेम देखना है अपने सिस्टम का तो मैं कर सकता हूँ होस्ट नेम, दिख गया काली। अगर मैं जाऊँ CD ETC और यहाँ पर एक फाइल होगी होस्ट नेम नाम की, ठीक है, सॉरी ये रही। तो इसके अंदर मुझे मेरे सिस्टम का नाम पता चलेगा। अगर मैं इसको एडिटर में ओपन करूँ, इसका नाम चेंज कर दूँ तो मेरे सिस्टम का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अब क्योंकि अभी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला रहे हैं तो थोड़ा सा बगी टाइप का होता है लिनक्स। तो जब आप इसके नाम को चेंज करोगे ना तो होगा क्या कि जब भी आप रूट परमिशन दोगे तो वो तुरंत आपको हैशटैग नहीं आएगा, मतलब आपको नेक्स्ट लाइन तुरंत नहीं मिलेगी, हो सकता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकना पड़े। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अब इसे चेंज कर लो, लेकिन जब आप रियल इस पे काम करोगे तब आप चेंज कर सकते हो। इसके भी कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि वो लैग ना करे तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करेंगे तो वो चीज़ भी सही करी जा सकती है, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल एक फाइल के बस नाम ही चेंज करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैक एड्रेस को कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए अब जो टेक्निक है मैक एड्रेस को चेंज करने वाली, फेक मैक एड्रेस दिखाने वाली, इसको हम बोलते हैं मैक स्पूफिंग, ठीक है। तो मैक स्पूफिंग करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है मैक चेंजर, ठीक है। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हो, ठीक है, तो मैक चेंजर मैंने लिख तो दिया लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो क्या करेंगे, है ना, हेल्प इसकी ओपन करेंगे, चाहे मैनुअल ओपन कर लो, हेल्प ओपन कर लो, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ कमांड दिया गया है तो मैं हाइफन हेल्प लगाता हूँ, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे दिया है कि मैक चेंजर को यूज कैसे किया जाए, तो बोल रहा है मैक चेंजर लिखना, ऑप्शंस देना, ऑप्शंस कहाँ है, ये -H -V ये सब ऑप्शंस है, और फिर डिवाइस का नाम देना। डिवाइस बेसिकली यहाँ पर हमारे इंटरफेस को बोल रहा है, हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो -H से तो हेल्प ओपन हो जाएगी, -V से इसका वर्जन प्रिंट हो जाएगा, -S करोगे तो ये हो जाएगा, हमारा मैक एड्रेस दिखा देगा, ठीक है। नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? उसके आगे डिवाइस देना था, तो हमारा इंटरफेस कैसे पता चलेगा? ठीक है, इंटरफेस कौन सा है अपना? ETH0, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस का नाम होता है। सिस्टम टू सिस्टम अलग अलग आ सकता है, जैसे कि अगर मैं पैरेट में आऊँ और यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल ओपन करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं IF कॉन्फ़िग करूँ, तो यहाँ पे देखो इसी इंटरफेस का नाम ENF33 है। तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। रेड हैट में कुछ और आ सकता है, फेडोरा में कुछ और आ सकता है, मिंट लिनक्स में कुछ और आ सकता है, उबंटू में कुछ और आ सकता है, ठीक है। कंसेप्ट वही है, एक बार समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मैं। अब तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके बाद मुझे ETH0 भी देना पड़ेगा। मेरा मैक एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है, करंट मैक, परमानेंट मैक दिखा रही है। अब मैं वापस इसकी हेल्प ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है डोंट चेंज द वेंडर बाइट्स, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसे लगाएंगे -E को तो ये वेंडर की आईडी को चेंज नहीं करेगा, नहीं लास्ट के 6 वो वेंडर आईडी होती है।
तो उसको चेंज नहीं करेगा, स्टार्टिंग के 3 चेंज करेगा। अच्छा, अगर आपको रैंडमली चेंज करना है, मतलब अनदर वेंडर सेलेक्ट करना है, तो हाइफन ए का यूज अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन जनरली इसे यूज नहीं करते हैं। परमानेंट एड्रेस पे रीसेट करना है तो हाइफन पी का यूज कर सकते हो। रैंडमली 2 ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने हाइफन लिस्ट करके आपको बता दिया था, जिसमें कि हमें मैक एड्रेस मिल जाएंगे, सभी 20-30 हज़ार जो भी मैक एड्रेस है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है अभी, आज से पिछली क्लास तक ये ऑप्शन नहीं था। अभी मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हमारा काम वैसे यहाँ तक है। एक तो हाइफन आर से है हमारा काम, और हाइफन एम से। हाइफन एम क्या बोल रहा है, मैनुअली आपको मैक एड्रेस चेंज करना है, मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि वो जो लिस्ट थी, वो लिस्ट में से मैंने देख लिया, अब वो लिस्ट के अकॉर्डिंग मान लो मैंने एप्पल का वहां से वेंडर आईडी चुराई, मैं उस वेंडर को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ हाइफन एम करके मैं मैनुअली मैक एड्रेस सेट करूंगा। ठीक है, तो सेट हो जाएगा। अब मैनुअली उतना काम नहीं आता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ मैक एड्रेस चेंज होने से मतलब है, तो हम चाहते हैं कि रैंडमली चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम हाइफन आर या हाइफन एफ एन रैंडम का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैक चेंजर हाइफन आर एंड ETH 0, तो मेरा मैक एड्रेस चेंज होगा। हो गया, न्यू मैक दूसरा आ गया, एक बार फिर से रन कराऊंगा तो फिर चेंज हो गया, फिर तीसरे बार कराया तो फिर चेंज हो गया। ठीक है, इसको जितने बार करते जाऊंगा उतने बार मुझे नया रैंडम मैक एड्रेस असाइन करते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये टर्मिनल बंद होगा सब खत्म, ये सिस्टम बंद होगा सब खत्म, वापस से पुरानी चीजें आ जाएगी। वैसे जब भी आप मैक एड्रेस को चेंज करूं तो ऐसा बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट 3 बार तो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली पिछला मैक एड्रेस भी दिखाते रहता है। ठीक है, जैसे कि न्यू मैक है, ये करंट मैक में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका प्रोग्रामिंग ऐसी है, तो ये पिछला मैक भी दिखा रहा है। तो हमें एटलीस्ट 3 बार तो मैक एड्रेस चेंज करना चाहिए, ताकि हमारा मैक एड्रेस किसी तरीके से बैकट्रेस ना हो पाए। ठीक है, बाकी फॉरेंसिक टीम रहेगी तो वो तो खोद के निकाल ही देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए हमने अभी तो चेंज कर लिया, अभी मेरा काम कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम ऑन होते ही मैक एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है, ऑन होते ही मैक एड्रेस चेंज हो रहा है, तो हम उस चीज को कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे डालेंगे, बैट फाइल बना वो तो विंडोज में चलती है बैट फाइल, लिनक्स में बैट फाइल नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टास्क स्केड्यूलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टास्क स्केड्यूलर है उसका नाम है क्रॉनटैब। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक कितने होमवर्क है, एक बार याद दिलाओ मुझे। एक नहीं दिया, 2 तो मुझे याद है। क्विक वाला बोला, ठीक है, एक DHCP वाला बोला था, खैर उसमें UDP अपन ने निकाल लिया था। ठीक है, और एक और दिया था, एक चीज और क्या दी थी, लिख के तुरंत इंस्टेंट लिख लिया करो, नहीं तो गड़बड़ होगी, है ना। मैं आपको सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ा दूंगा, लेकिन ना सब चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पूरी लाइफ भी अपन बैठ जाएंगे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े आपको भी एफर्ट्स आपके एंड पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा का ही मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें भी है जो मेरे को लगता है कि शायद आपको पता होनी चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चीजें ना इम्पैक्ट डाल देती है, इंटरव्यू में इम्पैक्ट डाल देती है। सामने वाले को भी लगता है कि नहीं यार ये चीज जरूरी तो नहीं थी, फिर भी सामने वाले को पता है ना। तो वो छोटी छोटी चीजें जो फर्क पड़ती है, और ये चीजें मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है इससे। ओके, तो TCP UDP एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ फ्लैग और थे TCP के फ्लैग, अभी अपन ने देखे 2-3 फ्लैग और थे, उसके बारे में आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये 6 फ्लैग भी जान लोगे ये काफी है। ठीक है, एंड इतना ही किया क्या हमने, किसी को भी याद नहीं है टास्क। DHCP मिला के 3 टास्क हो रहे थे, क्विक, एक DHCP बोला था, DHCP हो चुका है, और एक और बोला था, तो 2 टास्क वो है, और एक टास्क मतलब बचा हुआ है, और अभी तीसरा टास्क मैंने और दिया है DHCP को हटा के। ठीक है, नहीं DHCP को तो हटा दो ना, वो तो कर ही लिया, UDP अपन ने कंफर्म कर लिया। ठीक है, एक क्विक दिया है, एक ये तो पूरा रिमूव हो गया, चलो कोई ना,
डेटा चला गया अपना, पूरा चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, जो तो टास्क आपके पास एक हो गए क्विक, ठीक है। इसके पीछे अगर यूट्यूब पे जाओगे आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इसी प्रोटोकॉल के ऊपर लेक्चर मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं उतना नीचे घुसना, अगर आप चाहो ऐसे ही पढ़ सकते हो। क्विक एंड देन हमारे पास है क्रॉन टैब, ठीक है। क्रॉन टैब में आपको क्या करना है, ऑटोमेशन पे लगाना है ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं क्रॉन टैब पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्रॉन टैब बेसिकली एक यूटिलिटी है लिनक्स की, एक सॉफ्टवेयर है, इसको टास्क स्केड्यूल करने के काम आता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ को आप चाहते हो कि वो रिपीटेटिव चीज़ पे चले, यानी कि मान लीजिए जैसे कि हम अलार्म लगाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हर मंडे को अलार्म बज जाए, है ना। हो सकता है डेली बेसिस पे रखना हो सकता है वीकली बेसिस पे रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, टास्क स्केड्यूल करवा रहे हैं। तो लिनक्स के अंदर हम टास्क स्केड्यूल करवा सकते हैं क्रॉन टैब की मदद से, ठीक है। तो क्रॉन टैब क्या है, एक टास्क स्केड्यूल, ठीक है। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछ दिया जाता है, क्रॉन टैब क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें और मैं एक चीज़ और इससे मिलती जुलती होती है, क्रॉन जॉब, इसके बारे में भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। नहीं आएगा समझ में वापस आके पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टास्क स्केड्यूलर, तो अब होता क्या है, क्रॉन टैब की फाइल आपको बेसिकली रिसर्च ये करनी है कि क्रॉन टैब की फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे और क्रॉन टैब के अंदर हम हमारे कमांड्स कैसे लगा सकते हैं। तो जो मैकचेंजर का कमांड है हमारे पास, मैकचेंजर -RETH0, आप क्रॉन टैब की फाइल ओपन करना, गूगल कर लेना फाइल ओपन कैसे करते हैं, बता दूंगा तो टास्क रहेगा नहीं, ठीक है। तो सर्च करना, आपको पता चलेगा फाइल कैसे ओपन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार आप उस फाइल को ओपन कर लेते हो तो वहां पर आपको टास्क कैसे ऐड करने हैं वो देखना है, ठीक है। किसी कमांड को अगर आप चाहते हो कैसे ऐड करवाना है, तो आपको वहां पर बेसिकली क्या करना है, आपको आपका मैकचेंजर का कमांड वहां पे ऐड कर देना है। मैकचेंजर का कमांड ऐड करोगे, फाइल को सेव करोगे, जब भी आप रिबूट करोगे सिस्टम, तो आपका मैकचेंजर का कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को कंफर्म करके देखना भी कि आपने ऐड तो कर दिया, सिस्टम को पावर ऑफ करके देखना, रिबूट करके देखना कि मैक एड्रेस सच में चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी, एक तो क्रॉन टॉप भी क्लियर हो जाएगा, क्रॉन जब आगे चल के मैं बता दूंगा लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लेना है यहाँ पे, तो इट विल बी वेरी गुड। और टास्क शेड्यूलर वाला आपको ट्राई करके लाना है। बैंडिट तो दे ही रखा है, अब देखो टास्क बढ़ते जाएंगे, ठीक है, नींद हराम होते जाएगी, तो उस तरीके से काम करना है आपको। थोड़ा बैंडेड का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा हूँ? एक बार पिंग करिए गूगल को, कर लिया सर, कर लिया, हो रहा है, ठीक है। एक बार सिस्टम मुझे दिखा देना। तो ये मैक एड्रेस इस तरीके से चेंज हो सकता है, और हम इसे परमानेंटली अगर करना चाहें तो हम क्रॉन टैब में ऐड करेंगे, ये कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा और हमारा मैक एड्रेस सर्वर चेंज होगा। तो इस तरीके से आपकी मैक स्पूफिंग हो सकती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। धीरे धीरे अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो और पार्ट पे आते जाएंगे। अब ये तो हो गया मैक स्पूफिंग, अब आते हैं आईपी स्पूफिंग पे। आईपी स्पूफिंग, अब आईपी स्पूफिंग का मतलब क्या है कि आप आपके आईपी एड्रेस को चेंज करके बता रहे हो, आप आपके पब्लिक आईपी को स्पूफ कर रहे हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक आईपी को जनरली स्पूफ किया जाता है क्योंकि पब्लिक आईपी होती है जो हमारे उस पर जाती है, सर्वर पे जाती है, इंटरनेट पे जाती है, ठीक है। तो पब्लिक आईपी को चेंज करने के लिए हमारे पास वैसे 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 3 तरीके क्या है, पहला तरीका है प्रॉक्सी चेंज। इसके बारे में सुना है पहले कभी? हाँ, प्रॉक्सी सुना है, प्रॉक्सी चेंज। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है वीपीएन, ये तो सुना ही है, यूज भी किया होगा आप लोगों ने। तीसरा तरीका है टॉर सर्विस, ठीक है। टॉर सर्विस भी बोल सकते हो, टॉर सर्किट भी बोल सकते हो, बस टॉर ब्राउजर मत बोल देना, ठीक है। टॉर ब्राउजर एक ब्राउजर है, बस एनोनिमसली सर्फिंग के काम आता है, डॉट ओनियन वेबसाइट को एक्सेस करने का काम आता है। टॉर सर्विस, टॉर सर्किट अलग चीज़ है, ठीक है, टोटली अलग चीज़ है ये। तो अब ये तीनों में बेस्ट कौन सा है, कौन सा किसके क्या पॉजिटिव है, किसके क्या नेगेटिव है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, ब्राउजर पे कौन सा यूज़ करना चाहिए, कोई हैकिंग का टूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सी चेन से। तो प्रॉक्सी चेन के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी क्या होती है, ठीक है। तो
प्रॉक्सी चेन, ठीक है। तो प्रॉक्सी को समझने के लिए देखिए ये रहा हमारा क्लाइंट, ठीक है, और ये रहा सर्वर, ठीक है। तो जब ये क्लाइंट ने बोला कि मान लीजिए सर्वर है गूगल का, इसने बोला कि मुझे गूगल एक्सेस करना है, तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुई, ये कहाँ गई, गूगल पे। अब गूगल रिप्लाई किसको देगा, सर्वर क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर का। इसकी आईपी क्लाइंट को पता रहेगा कि सर्वर की आईपी क्या है, सर्वर को पता रहेगा कि क्लाइंट की आईपी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि बीच में एक इंटरमीडिएट सिस्टम आ जा रहा है, एक इंटरमीडिएट सिस्टम आ रहा है, यानी कि बीच में एक आपका वो समझ सकते हो आप, जैसे कि वो होता है ना ब्रोकर, ब्रोकर आ जाता है सेलर और इसके बीच में, उस तरीके से। तो अब ये जो क्लाइंट है, ये जो सर्वर है, इसके बीच में क्या है, एक तीसरा सिस्टम आ गया है। इस तीसरे सिस्टम को हम बोलेंगे प्रॉक्सी। तो ये होगा क्या, ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। तो अब जो रिक्वेस्ट क्लाइंट की डायरेक्ट सर्वर पे जाने वाली थी वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, ये जाएगी प्रॉक्सी सिस्टम पे। प्रॉक्सी सिस्टम इसे आगे फॉरवर्ड करेगा। सर्वर, क्योंकि हमने सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पिछले बार पढ़ा था, तो हमें पता है कि जो सोर्स आईपी है उसी पे रिप्लाई जाता है। तो सर्वर के हिसाब से सोर्स आईपी कौन सी है, प्रॉक्सी की, तो रिप्लाई आएगा इस पे। देन प्रॉक्सी के हिसाब से कौन सी है, क्लाइंट, तो ये इसको आगे भेजेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉक्सी सिस्टम, जो कि एज एन इंटरमीडिएटली काम कर रहा है। अब ये प्रॉक्सी के मतलब अलग अलग जगह पे एक हल्के हल्के चेंज होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके अलग अलग वेरिएशन से भी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। अब प्रॉक्सी चेन का मतलब क्या है, प्रॉक्सी चेन का मतलब ये है कि अब एक नहीं दो नहीं, एक चेन बन गई है अलग अलग प्रॉक्सी सिस्टम की। तो ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, ये आपका सर्वर है। तो यहाँ पर ये हमारा P1 प्रॉक्सी 1, ये आ गया P2 प्रॉक्सी 2, ये आ गया P3 प्रॉक्सी 3, P4 प्रॉक्सी 4, P5 और देन आया सर्वर। अब ये इसको रिप्लाई करेगा, ये इसको रिप्लाई करेगा, ये इसको रिप्लाई करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये अलग अलग प्रॉक्सी सिस्टम की एक प्रॉपर चेन बन चुकी है, ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इस तरीके की चेन बना सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रॉक्सी चेन। एनोनिमस रहने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम हमारे पसंद का सिस्टम को एज एन प्रॉक्सी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक सिस्टम यूएस का आ जाए, ठीक है, एक सिस्टम मैं चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया का आ जाए, एक मैं चाहता हूं चाइना का आ जाए, एक चाहता हूं मैं कहीं कोरिया का आ जाए, तो मैं उन प्रॉक्सी सिस्टम की मैं आईपी निकालूंगा इंटरनेट से, एंड देन मैं उसको प्रॉक्सी चेन में लगा दूंगा, एंड देन मैं अपनी प्रॉक्सी चेन को चालू कर दूंगा। जैसे प्रॉक्सी चेन चालू होगी तो जो पैकेट है वो अलग अलग प्रॉक्सी से होता हुआ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इंटरनेट तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि बीच में आप बहुत सारे सिस्टम है, ट्रेवल टाइम बढ़ गया, एक सिस्टम से दूसरे पे जा रहा, दूसरे से तीसरे पे जा रहा, जहां डायरेक्ट जा सकता था 10 गाड़ी चेंज करके जा रहा है, तो नेट तो आपका ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीके से हमारी रियल आईपी जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर के पास कौन सी जाएगी, P5 की जाएगी। मान लीजिए बैक ट्रेस कर भी लिया, इस पे पहुंचेगा, फिर बैक ट्रेस कर लिया, इस पे पहुंचेगा, फिर बैक ट्रेस कर लिया, इस पे पहुंचेगा, फिर बैक ट्रेस कर लिया, इस पे पहुंचेगा। एक चीज पर ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी साइबर क्राइम कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी उल्टा सीधा करने मत लग जाना, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से जब ये सर्वर से यहाँ P5 पे आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम जरूर लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ आने पे टाइम जरूर लगेगा, बैक ट्रेस लेकिन कंप्लीटली होगा, ठीक है। आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करोगे तो आपको गवर्नमेंट भी बैक ट्रेस कर लेगी, जो एजेंसी से वो है आपको बैक ट्रेस कर लेगी। आपने किस कंपनी की प्रॉक्सी ली, उस कंपनी को जाके सीधे कनेक्ट करेंगे वो, कि ये जो प्रॉक्सी आपने दी थी, ये प्रॉक्सी किसको दी थी, इस टाइम पे इस बजे कौन यूज कर रहा था, वो बता देंगे ये रही इसकी आईपी, ठीक है। तो बहुत आसानी से पकड़े जाओगे, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। तो साइबर के केस में क्या होते हैं, साइबर के केस में क्रिमिनल्स पकड़े जरूर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पकड़ा जाता, हर कोई पकड़ा जाता है, ठीक है। जब तक वो पूरा का पूरा रैकेट ना चल रहा हो, रैकेट वाली चीज़ें अलग आ गई, उसमें तो पॉलिटिक्सल पार्टीजन रहती है, वो सब चीज़ें, लेकिन पकड़े जरूर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हाँ पकड़ने में टाइम जरूर हो सकता है। आप सप्ताह भर में पकड़ने वाले थे, तो आपने प्रॉक्सी टॉर वॉर लगा के आपने अपना टाइम 1 महीना कर लिया, अब 1 महीना भटक रहे उधर से उधर, ठीक है, लेकिन वो पकड़ के ले आएंगे आपको। तो ये चीज़ का ध्यान देना, एक मेरा स्टूडेंट जा चुका है अंदर इसके चक्कर, ठीक है, अब से मैं उसको पहले ही वार्न कर देता क्या किया था सर? हूँ। उसने ना 60-70 हज़ार रुपये गायब किए थे अकाउंट से, ठीक है। तो करियर खराब कर लिया। अच्छा डेडिकेटेड स्टूडेंट था, मेरे को भी लगा नहीं था ऐसा कुछ करेगा वो, लेकिन हो गया, तब पता चला कि ऐसा ऐसा कर लिया। तब से अपन ये चीज़ को थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं, और बहुत बार तो अपन इसको स्किप भी कर देते हैं, क्या ही करेंगे बता। सर उनके बोलने से पहले हम अपना सिस्टम ही आपने सिस्टम कहीं से तो परचेस किया होगा ना,
है ना। बिलिंग वगैरह तो गई होगी, सिस्टम एक्टिवेट भी होता है, विंडोज भी एक्टिवेट होती है, उसमें आपने पहले भी नेट चलाया होगा, उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है, उसके अंदर लॉग्स भी पूरे के पूरे रिकॉर्ड है, किस वाईफाई से कनेक्टेड था, कहाँ कनेक्ट था, कैसे बचोगे? सर किसी और के सिस्टम में करे तो किसी और के सिस्टम में करोगे तब भी नहीं बच पाओगे आप। बता देगा ये। देखो आप ये चीज सोचो ना कि अभी अपने को सप्ताह 10 दिन हुए या मान लो 6 महीने साल भर भी हो गए, ठीक है, अपन इतना दिमाग लगा रहे हैं, जो ब्लैक हेड होते हैं, ठीक है, वो कब से वो उनको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, मतलब बिगनर भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, वो तो नियत पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो देखा जाता है वो भी काफी एक्सपीरियंस होते हैं। अब क्या उनको ये चीज नहीं पता होगी, है ना, जो आपने साल भर में सीखा है उनको कब से वो करके छोड़ चुके हैं सब चीजें, तो वो भी वो चीज को उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी वो पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज के फुटप्रिंट सेव होते हैं, ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी को आप चाहे गलत करो, सही करो, कैसा करो, इनकोग्रेट ओपन कर लो, सब चीजें वहां पर रिकॉर्ड होती है इंटरनेट पे, तो आप बच ही नहीं सकते, ठीक है। आज आपके माइंड में कुछ आया, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कुछ आपको फॉरेनर्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है अगर आप देखो तो, ठीक है, तो वहाँ पर जाके अगर आप कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वालों को अगर आप देखो, फॉरेंसिक्स वाले को आप कुछ देखो उनके लेक्चर्स वगैरह, तो आपको इस बारे में पता चलेगा। तो अगर आपको कुछ गड़बड़ करनी है तो क्या आप ऐसी गड़बड़ कर लोगे? नहीं करोगे ना। गूगल पे आप सर्च कर रहे हो ना डेली हैकिंग के बारे में, है ना, गई ना, आईपी चली गई, या ऑफिस की भी आईपी गई, ठीक है, अब आप आज से साल भर बात करोगे ना, तो साल भर बाद भी आपने कर दिया, वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकालते जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा कि 6 महीने साल भर आज से 2 साल पहले ये इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा था, तुरंत आप टारगेट में आ जाओगे, ठीक है। और नेट चल कहाँ से रहा? आईएसपी चल रहा है ना। आप एक प्रॉक्सी लगा के, आप एक टॉर सर्किट लगा के वो नहीं कर सकते। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब टेस्टिंग करेंगे तब हम ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए सीख रहे हैं, ठीक है। अब वो ट्विटर पे कोई जिसने अभी 2-3 साल पहले अकाउंट वगैरह किए थे, देखो जब भी कोई क्राइम करता है ना तो न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है, अपन बोलते हैं क्राइम करके बच गया, जब वो पकड़ा जाता है ना तब न्यूज़ वाले ध्यान नहीं देते, तो गड़बड़ी है, तो माइंड में छप गया है कि वो पकड़े नहीं जाते। ट्विटर वाला पकड़ा गया अभी 6 महीने पहले, जिसने गड़बड़ करी थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग के अकाउंट हैक कर दिए थे सोशल इंजीनियरिंग अटैक से, ठीक है, पकड़ा गया, अंदर हो गया, क्या ही मतलब दिया। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉक्सी चेन। अब हमें क्या करना है, प्रॉक्सी चेन को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी प्रॉक्सी, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या, हमें चाहिए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कहाँ से मिलेगी? इसकी दुकान कहाँ है? इंटरनेट पे, ठीक है। तो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके, क्योंकि हम पेड वाली तो ले नहीं सकते अभी, है ना, सेंस भी नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। ये जैसे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉक्सी मिलेगी, ठीक है। तो उस प्रॉक्सी को आप आपके अकॉर्डिंग, आपको कौन से रीजन की चाहिए। प्रॉक्सी में भी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टम हमेशा ही चालू हो, सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है, उनका भी अप टाइम होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग किस पे कितनी लेटेंसी आ रही है, किसका नेटवर्क कितना स्पीड है, कौन सी कितनी रिलायबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉक्सी शॉर्ट लिस्ट करनी होती है, ठीक है। तो पहले तो आप प्रॉक्सी की लिस्ट निकालोगे, देन आप क्या करोगे, इन प्रॉक्सी को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी को ऐड करने के लिए प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यस, किस फोल्डर में जाएंगे? ईटीसी में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुई थी, तो ईटीसी में जाइए, और ईटीसी में जाने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी, प्रॉक्सी चेन्स 4.conf, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। हो सकता है 4 की जगह प्रॉक्सी चेन्स मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे काली के अंदर प्रॉक्सी चेन 4 मिलेगी आपको। यहाँ पर जाओगे, जो भी आपको प्रॉक्सी मिली है, इन प्रॉक्सी को आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करोगे। अच्छा, जो यहाँ पे प्रॉक्सी चेन है, इसमें भी अलग अलग टाइप की चेन आती है, जैसे राउंड रिब्यूट चेन आती है, डायनेमिक चेन आती है, स्ट्रिक्ट चेन आती है, अलग अलग टाइप की चेन आती है। तो उसमें से आप आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी चेन ले सकते हो। मैं फिलहाल आपको डायनेमिक चेन यूज करके बताऊंगा, ठीक है। एक बार आपने प्रॉक्सी ऐड कर ली, देन फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे प्रॉक्सी चेन को, ठीक है। प्रॉक्सी चेन को आप स्टार्ट करोगे, देन फिर आपकी प्रॉक्सी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे ये चीज़ें कैसी होगी। फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, काफ़ी सारी वेबसाइट है, जियो नोड, प्रॉक्सी स्क्रैप, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। अब ये देखो, ये क्या है ना,
यहाँ पे कुछ टूल वगैरह भी है, टूल भी आपको मैं यूज़ करना बता दूंगा, ठीक है। तो ये टोटली पहले मैं मैनुअल मेथड बताऊंगा, देन मैं आपको ऑटोमेटेड मेथड बताऊंगा, ताकि आपको दोनों चीज़ें आए। आपको मैनुअल से आपको कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। कल के टाइम में आपको खुद का टूल बनाना हो, आप जिस टूल को यूज़ कर रहे हो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो, कल के टाइम में काम नहीं करेगा तो क्या करोगे। और ये चीज़ें होती है, आज जो मैंने आपको तरीका बताया वो बिल्कुल कल के टाइम पे हो सकता है काम ना करे, ठीक है। तो वो चीज़ को भी लेते हुए चलना। तो अब यहाँ जैसे मैं जियो नोट की वेबसाइट पे आ गया, तो यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट साइड में फिल्टर है, इसके हिसाब से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये रही, ये नॉर्मली यहाँ पर ये लिस्ट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पहले क्या बता रहा है, प्रॉक्सी सिस्टम का आईपी एड्रेस बता रहा है, ठीक है। पोर्ट नंबर बता रहा है, कंट्री बता रहा है। तो जिस भी कंट्री की हमें चाहिए होगी हम उस कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोटोकॉल देखेंगे, जो प्रॉक्सी के प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं सॉक्स 4 सॉक्स 5, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोटोकॉल देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉक्सी को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर एनोनिमिटी लेवल बता रहा है। एनोनिमिटी लेवल का मतलब क्या है कि ये प्रॉक्सी कितनी ज़्यादा एक तरीके से सिक्योर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आईपी लीक कर रही है, वो भी चीज़ करती है, ठीक है। तो वो डीएनएस लीक टेस्ट में देखेंगे, तो ये चीज़ हमको एनोनिमिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। फिर हम ऑर्गेनाइजर एंड एएसएन देखेंगे कि किसकी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम दिया है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या बता रहा है कि बेसिकली जो गैप है, मतलब जो प्रॉक्सी कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू हमेशा मिनिमम में चाहिए। पबजी खेलते हैं वहाँ पे पिंग आती थी ऐसे 2 ms 192, है ना। तो उसका मतलब क्या है, कितनी लेटेंसी है वहाँ पे। तो ये स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। जैसे कि देखो ये 10 पे आ रही है, 10 सेकंड बहुत लो है, इंटरनेट तो और ज़्यादा ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको रिस्पॉन्स भी ढंग से ना मिले। तो ऐसी प्रॉक्सी को कभी मत लेना, जो मिनिमम रहेगी वो लेना है। दूसरी चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है वो है अप टाइम। अप टाइम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अप टाइम क्या बता रहा है कि ये सिस्टम जनरली 24 घंटे में कितने देर ऑन रहता है। तो 73% का मतलब कि लगभग 25%, 12 में से मान लो 4 घंटे ऑन एन अप्रॉक्स बंद रहता है। अब वो 4 घंटे कब होंगे, हो सकता है वो अभी भी हो सकता है बाद में भी हो, वो तो हमें नहीं पता। तो हमें हमारी प्रॉक्सी फेल ना करे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेना है, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, अप टाइम कम हो गया, या अप टाइम अच्छा ले लिया स्पीड बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या बता रहा है कि हमें सामने से रिस्पॉन्स रिप्लाई आने में कितना टाइम लगता है, ये भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गूगल करके बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो। फिर ये लेटेंसी, लेटेंसी भी कम होनी चाहिए। ये कंजेशन बता रहा है हमें नेटवर्क में, तो ये भी कम होना चाहिए। फिर अपडेटेड बता रहा है कि ये जो स्टेटस है ये अपडेट कब किया गया, अभी है ना। तो 7 सेकंड बता रहा है, यानी कि 7 सेकंड पहले इन लोगों ने चेक किया। तो यहाँ पे जितना बेसिकली हमें जितना अपडेटेड, अब देखो ये आ गया 8-9 सेकंड पहले, ठीक है। तो ये भी जितना मिनिमम रहे उतना है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारी फेवरेट प्रॉक्सी हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन उसकी जो वैल्यूज है हम प्रॉक्सी चेन की फाइल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। तो मैंने आपको बोला था प्रॉक्सी चेन्स कॉन्फ डॉट की फाइल है, ठीक है। तो ये रही प्रॉक्सी चेन्स 4.conf। इसको मैं जी एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल ओपन हो गई। अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो इसमें बहुत तरीके की चीज़ें लिखी हुई है, कुछ चीज़ों में हैशटैग लगा हुआ, कुछ चीज़ें कमेंट होगी, अनकमेंट होगी। किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे मत छेड़ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एक कैरेक्टर आपने हटाया, एक हैशटैग हटाया, एक हैशटैग लगाया, सेटिंग्स हो गई चेंज, अब वो टूल ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को छेड़ना है जिसके बारे में पता हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर अलग अलग चेन होती है, जैसे कि डायनेमिक चेन होती है, स्ट्रिक्ट चेन होती है, राउंड रोबिन चेन होती है। इसके बारे में ये लिखा भी हुआ है कि ये चेन करती क्या है। सबके काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। कुछ चेन ऐसी होती है कि वो पहले प्रॉक्सी पे ले जाएगी, दूसरे प्रॉक्सी पे ले जाएगी, तीसरे पे ले जाएगी। कुछ ऐसी रहेगी कि वो एक दो दूसरे पे नहीं ले जाएगी, एक पे ले जाएगी, देन वापस से पिछले पे स्विच करेगी, देन ऐसा ले जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जो रिकरिंग बेसिस पे काम करती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, देखो एक रैंडम चेन है जो कि रैंडम चेंज करेगी। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में आपने जो प्रॉक्सी दी हुई है पहली पे जाएगी दूसरे पे जाएगी, रैंडमली चेंज करेगी, ठीक है। तो ऐसी आपको अलग अलग चेन मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर जब आप आओगे इस फाइल में, तो यहाँ पे पहले आपको फोकस करना है डायनेमिक चेन और स्ट्रिक्ट चेन। बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिक्ट चेन अनेबल मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हैशटैग नहीं होगा, और डायनेमिक चेन पे हैशटैग होगा, यानी कि डायनेमिक चेन बन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्ट चेन में तो ये काम करेगा नहीं। स्ट्रिक्ट चेन का मतलब ये है कि आईपी
प्रॉक्सी वगैरह आप नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट चेन को हमें बंद करना है। बंद कैसे करेंगे, एक हैशटैग लगा दो, कमेंट हो गया, स्ट्रिक्ट चेन बंद हो गई। और डायनेमिक चेन को चालू कर देंगे। मैं आपको डायनेमिक चेन बनाने वाला हूँ, बाकी आप आपके एंड पे आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर कुछ दिक्कत आएगी तो मैं रिजॉल्व करा दूंगा। तो डायनेमिक चेन को मैंने एक्टिवेट कर दिया हैशटैग हटा के, बस इतना सा करना है और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। अब स्ट्रिक्ट चेन बंद हो चुकी है, डायनेमिक चालू हो चुकी है। अब मैं जो भी प्रॉक्सी दूंगा वो प्रॉक्सी में काम करने लगेगी, ठीक है। अब प्रॉक्सी लगाएंगे कहाँ, तो लास्ट में आएंगे अपन। लास्ट में आके देखिए यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिए कि प्रॉक्सी किस फॉर्मेट में लगानी है। लगानी लास्ट में है आपको, ठीक है, लगानी लास्ट में है। ये मैंने प्रॉक्सी लगाई हुई है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने लगाई हुई है, पहले की प्रॉक्सी है। इसको अपन हटाएंगे, काम भी नहीं करेगी क्योंकि ये तो पुरानी हो चुकी है ना। सिस्टम भी बंद होगा, हो सकता है पोर्ट चेंज हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गया। तो क्या बोल रहा है, प्रॉक्सी को किस तरीके से लगाना है। तो ये बोलता है कि सर पहले तो आप प्रोटोकॉल दे दो, SOX4 HTTP SOX4 HTTPS जो भी है। फिर आप IP दे दो आपके प्रॉक्सी सिस्टम की, देन आप पोर्ट नंबर दे दो, देन आप यूजर नेम दो, देन आप पासवर्ड दो। अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो देने की जरूरत है, हमारे केस में तो यूजर नेम पासवर्ड है नहीं तो देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक सा प्रॉक्सी में उठाते जाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉक्सी सेलेक्ट करी, एक SOX5 मेरे को एक प्रॉक्सी पसंद आई, मैंने सब चीज़ों को पैरामीटर को कंपेयर किया, मुझे अच्छी लगी। अब मैंने उसका प्रोटोकॉल देखा तो उसका प्रोटोकॉल था SOX5, तो मैंने SOX5 लिख दिया। देन उसके बाद मैंने IP दे दी, एंड देन फिर मैंने पोर्ट नंबर दे दिया। अब देखो IP कुछ केसेस में आप देखोगे 3 डिजिट की जा रही है, कहीं पे 2, तो ये थोड़ा सा इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्पेस देने के लिए आप टैब बटन का यूज करना, ठीक है। टैब बटन क्या करता है, एक स्पेसिफिक गैप को लेके चलता है। तो एक बार टैब बताओगे तो 3-4 स्पेसेस आपको आगे बढ़ाएगा, और उसके बाद वो कैरेक्टर छोटे हो बड़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बराबर प्रॉपर फॉर्म में अरेंज है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं स्पेस देते चलूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी। तो एक बार टैब दबाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रॉक्सी में आपको ऐड करके बताता हूँ, ठीक है, एंटर किया। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो आपकी ये वाली प्रॉक्सी ऑन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट का 8080 है, तो आप इसके आगे हैशटैग कर देना, उसको हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ पर ये लोकल होस्ट की प्रॉक्सी है, इसको आपको बंद करना है हैशटैग लगा के, और उसके नीचे आप आपकी प्रॉक्सी लगाते जाओगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो स्पीड है 3 मिलीसेकेंड, अप टाइम 100%, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, लेटेंसी ठीक ठाक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ। तो क्या है, SOX4 IP कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 39593 96 है ना, सही है, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, प्रोटोकॉल था हमारा SOX4। अब अगर मैं स्पेस देते जाऊँ तो मैं कितना स्पेस दूंगा, 1 2 3 ये। तो मुझसे बेटर है कि मैं एक बार टैब बटन दबाऊं तो ये बराबर स्पेस ले लेगा। प्रॉक्सी चिपकाई, फिर टैब बटन दबाई, फिर बराबर स्पेस ले लिया। पोर्ट नंबर क्या था, 39593, ठीक है, 39593। ID पासवर्ड तो है नहीं तो देने की जरूरत पड़ती, ठीक है। ये हो गई प्रॉक्सी ऐड। इसी तरीके से हम और प्रॉक्सी भी नीचे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये उतना रिलायबल नहीं होता, तो प्रॉक्सी चेन आप शायद ही लाइफ में कभी यूज़ करोगे। आप हमेशा टॉर के साथ बढ़ते हो, उसके फायदे हैं नुकसान मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो ये और कहीं की आ गई, तो इसमें से भी देख लेते हैं। ये भी ठीक ठाक है, 9972, ये भी अच्छी लग रही है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 443 पे है और SOX4 पे है भी। चलो, ठीक है। एक बार जब भी आप प्रॉक्सी चेन पे काम करो, मतलब इसको आप ट्राई करके ज़रूर से देखना, भले अपन यूज़ करें ना करें। जब भी आप प्रॉक्सी चेन लगाते हो तो प्रॉक्सी चेन क्या है, इसको नंबर ऑफ प्रॉक्सी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 लगा दी और आपका काम हो जाएगा, 10-12 तो आपको लगानी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि 50-60-100 ऐड कर दो, ठीक है, उसमें तो आपको इंटरनेट का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो 10-12-15 आप लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉक्सी एक बार लगा दी। अब आप मुझे बताइए कि हम हमारी पब्लिक IP को चेक कैसे करेंगे। वही पूछने वाले थे। कैसे चेक करते हैं पब्लिक IP। What is my IP from पे जाके? आईएफ कॉन्फ़िग कौन बोल रहा था, प्राइवेट की तो है ना, प्राइवेट के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, व्हाट्स माय IP।
अब देखो जब अपन इसको ओपन कर रहे हैं ना, अभी तो देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट में नेट ऑलरेडी ही स्लो चल रहा है। अब जब मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा तो वो वेबसाइट को भी थोड़ा सा समय तो लगेगा मेरी आईपी को डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो इसने आईपी जैसे बताई, अभी बता रहा है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, अभी आईपी इसने दी, ठीक है। अब प्रॉक्सी चेन क्या करेगा, वो मेरे हिसाब से 3 सेकंड या 5 सेकंड में आईपी आपकी स्विच कर देता है, ठीक है। तो जब तक आप ब्राउजर ओपन करोगे तब तक तो आईपी आपकी चेंज हो जाएगी, फिर ये डिटेक्ट करने लगेगा। जब तक ये वापस से रिलोड लेगा तब तक फिर आईपी चेंज हो जाएगी, फिर वो रिलोड लेने लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, आपके ब्राउजर में कैश मेमोरी भी स्टोर होती है। तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है 99% की, जब आपने प्रॉक्सी चेन अप्लाई किया और आप व्हाट्स माई आईपी वाली वेबसाइट पे आके देखो तो आपको आपकी या तो पुरानी प्रॉक्सी दिखेगी, या तो रियल वाली सॉरी या तो रियल आईपी दिख जाएगी, या फिर कोई पुरानी प्रॉक्सी की दिख जाएगी, ठीक है। या फिर होगा कि पेज लोड में ही चलते रहेगा, क्योंकि जब तक वो अपडेट हो रहा है तब तक तो हमारी प्रॉक्सी बार बार चेंज हो जा रही है, आईपी चेंज हो जा रही है। तो एक फिजिबल तरीका नहीं है कि हम प्रॉक्सी चेन को यूज करने के बाद हम यहाँ पर आके आईपी चेक करें प्रॉक्सी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम आते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉक्सी चेन्स, ठीक है, प्रॉक्सी चेन 4, इसके बाद आप लिखोगे कर्ल, कर्ल भी लिख सकते हो, डब्ल्यू गेट भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कर्ल लिख रहा हूँ। कर्ल क्या करता है, कर्ल ये बोल रहा है कि आप वहां से डेटा को लेकर आओ, ये डाउनलोड करो बोल सकते हो, ठीक है। तो डब्ल्यू गेट से हम डाउनलोड कर लेते हैं, कर्ल से भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर मैं ब्राउजर में जाके आईपी चेक करूंगा तो वो बार बार हर 3-4 सेकंड में चेंज होगी, तो मुझे अपडेटेड डेटा मिलेगा नहीं। किसी रीजन से अपडेटेड डेटा मिल भी जाए, ब्राउजर कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा उस पेज को, तो फिर मुझे गड़बड़ होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉक्सी चेन को जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं प्रॉक्सी चेन लिख दूं, एंटर करूं, प्रॉक्सी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज पता नहीं चलेगी कि कौन सी प्रॉक्सी काम कर रही है, कौन सी प्रॉक्सी काम नहीं कर रही है। हो सकता है आपने 10 प्रॉक्सी लगाई हो, 3 प्रॉक्सी डाउन टाइम पे चल रही है, डाउन है, प्रॉक्सी सिस्टम ही डाउन है, तो प्रॉक्सी तो काम नहीं कर रही, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा लिस्ट में से, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम कर्ल कर देते हैं एंड देन हम हमारे वेबसाइट की आईपी लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, ये उस वेबसाइट से डेटा को फेच करके लाएगा, आईपी को फेच करके लाएगा, और हमें रन टाइम पे ही हमें दिखाएगा कि हमारी आईपी किस पे स्विच हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी रीजन से कोई प्रॉक्सी काम नहीं करती है तो ये हमें ये भी बताएगा कि सर ये प्रॉक्सी काम नहीं कर रही है, एरर वगैरह के मैसेज आ जाएंगे, तो हम उस प्रॉक्सी को हटाएंगे, हमारी लिस्ट को वापस से नई प्रॉक्सी ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, और उन्हीं प्रॉक्सी को लगाएंगे जो काम कर रही है। कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको वापस से प्रॉक्सी चेन लगानी हो, तो वापस आपको नई लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो डायनेमिक चेन अप्लाई हो गई। अब इसने मेरी जो पहली वाली प्रॉक्सी है 45 वाली सही से काम कर गई, ठीक है, बहुत किस्मत की बात है, काम कर रही है, ठीक है। दूसरी वाली भी काम कर रही है, जैसा कि मेरे को दिख रहा है, टाइम आउट दिख रहा है, मतलब प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। अब हमारी आईपी 94 वाले पे स्विच हो गई, ठीक है, ये भी प्रॉपरली काम कर रही है, नहीं तो अभी तक एरर आ जाता। सर इसमें रियल तो दिखाई नहीं रहा, फिर क्या हैशटैग लगाने से उसे रियल नहीं दिख रहा है। हैशटैग, हैशटैग लगाने के बाद इसको कमेंट में आप डाल दिए हैं, हाँ तो फिर तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो आईपी है इसमें। हाँ, हैशटैग लगा दोगे तो फिर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट ही नहीं रहेगा ना। को भी देखना होगा इसमें ताकि ना, मतलब हाँ किसी देखो का देखो ट्रैक, देखो, मैं आपको बता किसी रहा का हूँ। ट्रैक किए हैं, हाँ, तो फिर उसको कैसे मालूम चलेगा कि यही आईपी है, उसको तो उसका रियल आईपी है? रियल आईपी उसको पता नहीं चलेगी, नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगी। वही तो सर इसमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपकी रियल आईपी कौन सी है? हाँ हाँ देखो, अभी जैसे कि इस पे आया, ठीक है, 5 सेकंड तक इस पे था, ये 3-5 सेकंड तक, इसका मतलब ये आपकी आईपी हो चुकी है, ठीक है, ये आपकी आईपी हो चुकी है। टाइम आउट आ रहा है, मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसने क्या किया, आईपी को स्विच करके अब 110 वाली पे ला ली। अब आपकी आईपी 110 वाली है, अब आपकी 45 वाली नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ब्राउजर ओपन करता, वो डिटेक्ट करता मेरी 45 वाली, फिर मैं स्विच हो जाता इस पे, तो फिर आपको वहां पे अपडेट होते हुए नहीं दिखता ब्राउजर पे। तो जब तक आप ब्राउजर पे जाओगे तब तक आईपी चेंज हो रही तो अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ल लगाया और इस वेबसाइट का नाम लगाया। प्रॉक्सी चेन 4 लिख के एंटर करोगे, प्रॉक्सी चेन रन होना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि ये आईपी सही से काम कर रही है, ये आईपी सही से काम कर रही है, ये आईपी सही से काम कर रही है। जो आईपी सही से काम नहीं करेगी तुरंत वो आईपी स्विच हो जाएगी और यहाँ पर एरर बता देगा टाइम आउट की जगह पे। और सी कैसे मुझे नहीं है। कहाँ पर? वो कंट्रोल सी है, कंट्रोल सी दबाया तो वो आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार वापस से रन कराते हैं, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये देखो यहीं से उठा रहा है जहाँ पे अपन ने कॉन्फ़िगर करी थी। टाइम आउट आ गया, मतलब अब हम इस आईपी पे स्विच हो चुके हैं, 2-3-4 सेकंड रहेगी, देन अब ये दूसरी आईपी पे स्विच करा देगा। ठीक है, उतना रिलायबल मेथड नहीं है। ठीक है, अब ये तीसरे पे स्विच हो गया। कोई भी प्रॉक्सी ऐसी रहेगी जो काम नहीं कर रही है तो उसके आगे में एरर आ जाएगा और वो तुरंत ही स्विच हो जाएगी, ऐसा 5 सेकंड भी वेट नहीं करेगी, तुरंत स्विच हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा, एरर भी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, वापस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे, उस प्रॉक्सी को हटा दोगे, किसी दूसरी प्रॉक्सी से रिप्लेस करोगे, फिर चेक करोगे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो भी काम नहीं करेगा, देन फिर आप रिप्लेस करोगे। एरर आएगा तो वहाँ तक रुका रहेगा। नहीं नहीं, एरर आएगा तो वो नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाएगा। ये होता है डायनेमिक चेन की खास बात। तो सर सबसे अगर कोई सबसे दिक्कत तो नहीं लास्ट है वाले वैसे? में अगर अपना प्रॉक्सी सबसे लास्ट में होगा, अगर वो एरर आया तो वो एरर वो स्विच कर लेगा वापस से वो रिकरिंग पे चले जाएगा। अच्छा सर, एरर बीच में आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं? उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रॉक्सी को आप हटा दीजिए। सर लास्ट वाली प्रॉक्सी के बाद कहाँ जाएगी? ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि मुझे और प्रॉक्सी चाहिए। ठीक है, ये हमारी लास्ट प्रॉक्सी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि 9 प्रॉक्सी में हमारा काम नहीं होने वाला, थोड़ी और ज़्यादा प्रॉक्सी चाहिए, नीड मोर प्रॉक्सी, सॉरी। ठीक है, नीड मोर प्रॉक्सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ लास्ट वाला जो फेल हो जाए उसके बाद कहाँ जाएगा बताएं? किस पे जैसे लास्ट फेल्ड हो जाएगा तो देखो, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर हम सफिशिएंट प्रॉक्सी ऐड करेंगे ना तो ये वापस से चेन को चालू कर देगा, वापस से फर्स्ट आईपी पे ले लूप में जाएगा, मतलब लूप में रन होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो वही काम है, जैसे कि मैंने तो डायनेमिक चेन बताई, उस अराउंड में अपना मेन वाला नहीं रहेगा ना? किसमें मेन वाला नहीं रहेगा, जो भी प्रॉक्सी चेन में वही ऐड रहेगा। अटैकर पकड़ा कैसे जाता है? जैसे अटैकर पकड़ा ऐसे जाएगा कि अभी हमने कहाँ से उठाया, जियो नोड की वेबसाइट से उठाया। ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस को पता चल जाएगा, लाइक लॉग्स वगैरह में जाएंगे, प्रोटोकॉल जाएगा सॉक्स 4 सॉक्स 5, और भी हमारे पास एडवांस टूल्स होते हैं, मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं जो कि प्रॉक्सी को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस देख के पता चल जाएगा उनको कि ये प्रॉक्सी लगा रहा है। अब वो क्या करेंगे, वो प्रॉक्सी किस ऑर्गेनाइजेशन की है उसको पता करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आ गया यहाँ पे, अब पता चल गया कि ये कौन है, जियो नोड है। जियो नोड ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये जो टाइम था, ये 7 बजे इस तारीख को ये वाली आपकी प्रॉक्सी कौन यूज कर रहा था, वो बताएगा सर इसकी रियल आईपी ये है, पकड़े गए। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो बस कनेक्ट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कुछ घंटे लग जाए, कुछ दिन लग जाए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो एक बार इसे ट्राई करिएगा, इसकी जो बाकी बाकी चेन है उन्हें भी आप अप्लाई करिएगा। बनाया क्यों गया? हाँ, ये मेथड टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। अपनी मेन मशीन की देखो चीजें ना अपडेट हो रही है, ये चीजें जो है, हो सकता था आज से 5-10 साल पहले काफी रिलायबल होती, आज के टाइम पे उतनी रिलायबल नहीं है। ठीक है, सर हम स्विच टाइम सेट नहीं कर सकते? स्विच टाइम हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मैक में तो होता है। हाँ, मैक में तो होता है। मैक में इसमें भी होता ही होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, टाइमिंग वगैरह स्विच करने का होगा। सर मेन मशीन की आईपी और वर्चुअल मशीन की आईपी अलग अलग है। हाँ, इसमें कैसे पकड़ेंगे सर? किसमें, मेन मशीन की आईपी अपनी अलग है हाँ, और वर्चुअल मशीन की आईपी अलग अलग है, तो उनको कैसे पता चलती है सर पुलिस को? मैक एड्रेस, सर मैक एड्रेस तो अपना अलग है ना? मैक एड्रेस भी अलग है। ठीक है, और भी होता है, मैंने आपको बताया ना, मॉनिटरिंग के टूल्स है, मॉनिटरिंग टूल्स अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो डेडिकेटेड है, वो एक एक चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, एक पर्सन होता है सॉक एनालिस्ट, वो 24 घंटे बैठे रहता है सिस्टम पे, आप वेबसाइट पे जो भी छेड़छाड़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कोई आपको नहीं देख रहा, आप रात के 3 बजे बैठ के, ठीक है, वो 24 घंटे वहां बैठा हुआ है, वो देख रहा है कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, और वो ओनर को बताएगा, उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट करेगा कि ये जो है इस आपकी इस वेबसाइट पे अटैक ज़्यादा हो रहा है, आपकी इस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, ये कुछ आईपीज़ है, ये कुछ प्रॉक्सी है, जिससे तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। तो सर तो अपन पर्सनल आईडी मिल भी नहीं दे रहे ना सर, हम्म जिस पे खाली लिंक्स पे। अच्छा मुझे बताओ, इंटरनेट किससे चल रहा है अपना, आईएसपी से चल रहा है ना, आईएसपी ने आपको पब्लिक आईपी असाइन करी ना, तो आईएसपी से बहुत आसानी से पता लगा जाएगा। तो सर अपन वर्चुअल मशीन ही डिलीट कर देते हैं? डिलीट कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग्स वगैरह चले जाते हैं। पब्लिक आईपी तो आपकी चली गई ना, आईएसपी ही दे रहा है ना, तो वो तो पता चल जाएगा किसके नाम पे रजिस्टर है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि देखो आप अभी मतलब बहुत बेसिक लेवल पे हमने चीज़ें देखी, और आप इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, ये चीज़ें कर लूंगा, तो बहुत दूर की बात है। आप अगले 5-6 साल भी आप लगा लो, उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि पकड़ा कैसे जाता है। फिर आप सोचोगे कि जब आपको एक बार ये चीज़ फेस हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा होता तो फिर लोग तो मस्त क्राइम करके घूम रहे होते। ठीक है, क्राइम करने वाले खैर घूम भी रहे हैं, और जो क्राइम देखो जो बड़े लेवल पे हो रहे हैं ना, वहाँ पे ये है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स है।
जैसे कि रसिया की साइबर आर्मी, चाइना की साइबर आर्मी रखी इसलिए है कि आप इलीगल काम करो। अब चाइना में कोई घुस के तो किसी को पकड़ेगा नहीं ना, जब वहाँ की स्टेट ने परमिशन देके रखी है, वहाँ की जो पावर में जो गवर्नमेंट है उन्होंने परमिशन देके रखी है, उनको दे रहे हैं सिक्योरिटी वहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी आके कोई दूसरे कंट्री वाला घुस नहीं सकता है। और साइबर अटैक्स कहाँ से किधर लॉन्च हो रहे हैं उसके भी मैप्स वगैरह है, अगर आप चाहो तो आपको रियल टाइम पता चलेगा कौन सी कंट्री किधर पे साइबर अटैक कर रही है, ठीक है। जो भी कोई साइबर अटैक कर रहा है तो प्रॉक्सी टॉर लगा के करते, कोई भी ऐसा नहीं करता, उसके बाद भी पता चलता है कि कौन सी कंट्री किस पे अटैक कर रही है। और फिर कंट्रीज वगैरह जो है वो आपस में फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बातें होती है। सर तो आपने बताया मैक हो गया, हाँ, ये हो गया, आईपी हो गया, फिर फायरवॉल भी होता है ना, तो इसका भी तो कुछ पहले तो हमें फायरवॉल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग सीखनी पड़ेगी। आप फायरवॉल को ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। फायरवॉल का काम क्या है? वो फायरवॉल बेसिकली आपको सिर्फ ब्लॉक करेगा, पैकेट्स वगैरह को डिटेक्ट करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेगा, है ना। फायरवॉल का एनोनिमिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो बस एक सिक्योरिटी मेजर है, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो कि बोल रहा है कि कुछ पॉलिसीज बनी हुई है, कुछ रूल्स बनी हुई है, आप ये रूल तोड़ोगे तो मैं आपके ऊपर ये एक्शन ले लूंगा, ये चीज बोल रहा है। बहुत बार ऐसा नहीं करते हैं तो रोक देता है। रोक देगा, डिले में डाल देगा, वो सीधा रुकेगा भी नहीं। ऐसा डिले में डालेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डिले में चलेगा और आपकी स्कैनिंग चलता रहेगी 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, सप्ताह सप्ताह निकल जाएंगे, स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो उसी को बाईपास करने के लिए ना ये सब। नहीं नहीं, उसको एक तरीके से है बोल सकते हैं, लेकिन फायरवॉल बाईपास की टेक्निक अलग आती है। बेसिक लेवल पे अलग आती है, एडवांस लेवल पे अलग आती है, इंटरमीडिएट लेवल पे अलग आती है। इससे सिर्फ आप फायरवॉल बाईपास नहीं कर पाओगे। इससे अपन, हाँ, नेटवर्क स्कैनिंग में थोड़ी मदद मिल सकती है। हाँ, मैं बर्फूट रन करा रहा हूँ, स्पाइडरिंग कर रहा हूँ, तो उसमें आपको मदद मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती इससे। तो ये हम लोग उसी लिए ना सीख रहे हैं स्कैनिंग के लिए। स्कैनिंग के लिए ही सीख रहे हैं, स्कैनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। और हमें यूज़ करना रहेगा तो अपन टॉर सर्विस यूज़ करेंगे ना, इसको क्यों यूज़ करेंगे? वही टाइम टेकिंग भी इतना है। यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है? यस सर। ठीक है, एक बार देखा है, इसमें कुछ समझ ना आया तो मुझसे फिर पूछ लेना। ठीक है, मैं वैसे दोनों चीज़ों को, लिनक्स और जो CH है, मैं थोड़ा मिक्सअप करके चल रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे मैंने क्रॉनटेप पहले, वैसे हमें को लिनक्स कंप्लीट करना था। ठीक है, लिनक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें है, तो मैंने बैंडेड दे दिया है, उधर से आपका होते रहेगा। कुछ चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ चीज़ें मैं फ्लो के साथ बताता जाऊँगा। जैसे आज मैंने क्रॉनटेप बता दिया, आप सर्च करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने रिसर्च करके निकाला। तो ये चीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करोगे ना, पेन टेस्टिंग मान लो कर रहे हो, ऑडिटिंग कर रहे हो, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा। उनको तो बस हो रहेगा कि आप काम करके दो। अब आप हर किसी से तो पूछोगे नहीं, और हर कोई अपने काम से आपको निकाल के तो हेल्प करेगा नहीं। तो आपको खुद सेल्फ इस पे लेकर जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होकर। तो अभी हमारा पर्पस है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाए। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके हम ये एरर को सॉल्व करेंगे, चीज़ों को करेंगे, तो हमारा फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा। तो ये चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे आपको पता लगेगी कि मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये CH का पार्ट था, जो IP स्पूफिंग था, मैक स्पूफिंग था। अभी IP स्पूफिंग कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही पार्ट देखा है, इसके 2-3 पार्ट और लगेंगे अपने को। ठीक है,